यस बिल्कुल। आराम विराम ठीक से हुआ? सब मेरे को सुन पा रहे हैं? यस। इसकी जरूरत है माइक? नहीं नहीं नहीं। तो हम लोग अभी थोड़ा 1 घंटा जो है बाकी सब चीजें सब घर वाले को फोन करके रखे हैं कि पहुंच गए ठीक से। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई फोन आने की गुंजाइश नहीं है, तो अभी फोन हम बाजू में रखेंगे, ठीक है? साइलेंट कर उनको साइलेंट करेंगे या बंद करके रखेंगे? देखिए जिंदगी में जिंदगी में भगवान ने हमें मनुष्य बना के भेजा है, ठीक है? ओके सर। तो मनुष्य को दिमाग दिया है ना? इसलिए हम लोग सब पे राज करते हैं। नहीं तो हाथी हमसे कितना बड़ा है ना? तो हम लोग हाथी भी पालते हैं। सर्कस में हम लोगों ने शेर देखे हैं, उनको भी हम लोगों ने पाला। और इसका मतलब यह है कि हम लोग जो करना चाहते हैं, जो सोच हम रखते हैं, वो करने की ताकत ईश्वर ने हमें दी। मानते हैं सब? अभी मेरा आपसे कुछ सवाल, क्या आप किसान हैं? सब लोग किसान हैं? फिर आप ऐसे क्वेश्चन शंका भर के देख रहे हैं, कितने लोग किसान हैं? हाथ ऊपर उठाए। सभी लोग किसान हैं? यस। तो माने खेती आपका व्यवसाय है ना? व्यवसाय। अभी मैं एक दुकानदार हूं, मेरी किराना दुकान है। तो मैं मेरी किराना दुकान में क्या करता हूं कि वही चीजें रखता हूं जो मेरे गांव में चलती है। मानो मैं देहात में रहता हूं तो मैं वहां पे 500 रुपए वाली कोई चीज नहीं रखूंगा कि जो मेरे गांव में नहीं चलेगी। मैं वहां पे वही चीजें रखूंगा कि जो मेरे गांव की डिमांड है, जो मेरे गांव में चलती है, क्योंकि मुझे व्यापार करना है, ठीक है ना? हम लोग अगर किसान हैं, खेती अगर हमारा व्यवसाय है, तो हम लोग क्या हुए? खेती के व्यापारी हो, बराबर? अभी जैसा एक व्यापारी अपना जो हिसाब किताब लिखता है, कोई भी देखिए, आप सुनार हो या कोई दुकानदार हो, ये क्या मैंने लाया है, क्या मैंने बेचा है, क्या मैंने पाया है, क्या मैंने खोया है, ठीक है? अभी मेरा आपसे ये सवाल है कि आप में से कितने लोग खेती का हिसाब किताब लिखते हैं? अगर आप खेती करते हैं, झूठा नहीं बोले। मेरा सवाल सही है आपके लिए? सही है। हम लोगों को, मैं आपको ये कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आप लोग क्या नहीं कर रहे हो, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोगों ने क्या करना है। आप में से कितना लोग मानते हैं कि यार खेती फायदेमंद है? क्योंकि मैं जब बोलता हूं यार, तो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई खेती में कुछ पड़ा नहीं है, खेती में अभी फायदा नहीं हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। अभी हमारे इधर आपके, हम लोग तो कुछ ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि यार किसानों को कोई लड़के नहीं दे रहा है। हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, ये हम लोगों को सोचना है। देखिए, हम किसानों की तादाद बहुत बड़ी है, और ये जो पॉलिटिक्स और ये जो बातें चलती है ना, इनसे हम लोगों को थोड़ा हटके रहना है। आपने देखा होगा कि किसानों के लिए किसी ने कुछ किया है, बहुत सारा किया है। शासन ने पैकेज दिया है, आपके इधर भी दिया होगा, है ना? हाँ। किसी को जानवर दिए है, किसी को पंप दिए है, किसी को बैलगाड़ी दी है, किसी को फलाना दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन हम लोगों ने उन चीजों से कुछ सीखा नहीं। हम लोगों ने उन चीजों को तो बतौर एक ये फुकट की आई चीज है, तो हमने उसको वैसा हमने यूटिलाइज किया। मैंने यहाँ तक के किसान देखे हैं कि अगर मेरे को अगर गाय या भैंस मिल रही है, तो मैं वो जो अफसर होता है ना, मैं तो उससे ही समझौता कर लेता हूँ कि यार 50,000 की भैंस है क्या, तो तू 20 ले ले, मेरे को 30 दे दे। हो रहा है ऐसा? आप में से किसी ने सुना है? किसी ने किया है? लेकिन सुना है। तो मेरा ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग शायद हम लोग खुद को ही हम लोग फंसाते जा रहे हैं। हम लोग खुद को ही फंसाते जा रहे हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि हम लोगों को, देखिए, हम लोग खेती कर रहे हैं। आप में से कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है? इसमें कितने लोग इंजीनियर हैं? 1 2 3।
अभी देखिए आप 50 लोग में से सिर्फ 3 लोग इंजीनियर हैं जो खेती कर रहे हैं, बराबर है। हम लोग खेती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास में खेती, जहां तक कि मेरा तजुर्बा है कि हम में से किसी ने पिछले 5-10 सालों में कोई खेती नहीं खरीदे होगी। अभी हर एक चीज में 1-2 लोग तो ऐसे होते हैं, बराबर है। तो हम लोगों ने खेती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास में खेती है। शायद अगर दूसरा कोई ऑप्शन हम लोगों को दिया होता, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मेरे रिश्तेदार है, ऐसे भी मेरे साथी हैं कि जो 20-20-30 एकड़ जमीन बेच के हमारे बेटों को हम लोग चपरासी की नौकरी दे रहे हैं ना, हो रहा है ना ऐसा। तो कभी हमने ये सोचा है कि हमारे बेटे पे चपरासी लगा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं? क्या है ना, जिंदगी में अक्सर मौके बार बार नहीं मिलते। जब कभी हम लोगों को मौके मिले हैं, हम लोगों ने मौके गंवाए। आज का एक मौका जिंदगी ने हम लोगों को दिया है सुनील जी के माध्यम से कि चलो यार कुछ तो हम लोग सीखते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों को सेवा भी जाना होगा, अभी भ्रमण कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शिरडी भी जा रहे होंगे, है ना? सेगांव जा रहे हैं, बराबर। आप में से तो बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे होंगे कि यार ये कब खत्म होता है, नहीं ये जाते जाते जाएंगे। मैं आम हम लोगों की बात कर रहा हूँ, बराबर है। हमारी जो मानसिकता बनती जा रही है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ पढ़ना नहीं चाह रहे। खेती में इतनी सारी बातें हो गई है कि जो पिछले 40-50 साल, अभी हम लोग हमारे आज़ादी का 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, बराबर है। आज़ाद होके 75 साल हो गए हम लोगों को। इतने सालों में बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत सारी खोज करके रखी जो हमारे लिए, लेकिन हम लोग वो लेने को तैयार नहीं। कुछ दिनों के बाद में ऐसा होगा भाई कि हमारे खेती का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जमीन के बिना खेती अभी हो रही है, पता है? हवा में खेती हो रही है, पानी में खेती हो रही है, वर्टिकल फार्मिंग हो रही है। जो आप 5 एकड़ में जितना आज अनाज नहीं पकाते हैं, बनाते हैं, उगाते हैं, उतना अनाज ये रूम में हो रहा है बगैर जमीन के। सिर्फ ट्रे में ये फार्मिंग हो रही है और बहुत अच्छा, जो चाहिए वो न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है। अगर ऐसी चीजें बनती रहेगी, ऐसी चीजें अगर होती रहेगी तो हम लोगों को बाद में कौन पूछेगा? तो हम लोगों का अभी एक होता है ना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि हम लोगों को हमारे खुद के लिए अभी लड़ने के दिन आ गए और बहुत सारी चीजें उपलब्ध। विज्ञान इतना प्रगत हुआ है, इतनी सारी चीजें हम लोगों के पास में है। सबसे बड़ी चीज हम लोगों के पास में है ये। शायद ये जब आया होगा तो हम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये इतनी बड़ी चीज हम लोगों को मिल रही है। हम लोग फिलहाल तो इसमें वीडियो देख रहे हैं या कुछ टिकटॉक कुछ कर रहे हैं, बराबर है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत। जो चाहे जिस चीज की हम लोगों को जानकारी चाहिए ये सब हमको इसमें मिलती है। तो कभी खेती के लिए भी इसका इस्तेमाल किया है, डाल के देखो आप कौन सी खेती करनी है, क्या करना है। कितने लोगों ने अभी जो आपके पास में फसल है या गत 2-4 साल में कितने लोगों ने मिट्टी का परीक्षण करवाया? जरा हाथ ऊपर उठाओ। 2 लोग, बराबर, ठीक है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों को थोड़ा सीरियस होकर हम लोगों को अभी खेती करनी है। सीरियस होना मतलब हम लोगों को कुछ ऐसा दिमाग पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं, मैं अगर नौकरी कर रहा हूं तो मुझे तो मेरे नौकरी में मुझे ध्यान देना है। सुनील जी आपको लेके आएंगे उनकी नौकरी का, बराबर है ना। आप लोग खेती कर रहे हैं तो हम लोगों को जैसा नौकरदार होता है ना, जैसा हम लोग, मैं अभी नौकर हूँ इस यूनिवर्सिटी का, तो मुझे कम से कम 8 घंटा काम करना पड़ता है, बराबर। मुझे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है। आप तो किसान हैं, आप तो मालिक हैं, आप जब जी चाहे खेती में जा सकते हैं। मैं खेती में जा रहा हूँ, दोस्त आया मोटरसाइकिल पे, बोला चल यार हम लोग शहर घूम के आते हैं, तो मैं शहर में भी चले जाता हूँ, खेती में मैं कर जा सकता हूँ।
ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो शायद हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना आगे करना होगा। अरे कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा। अभी आप लोग 3 दिन है इधर, मेरे आपसे ये दरख्वास्त है, आपसे विनती है कि 3 दिन आप खुद को इस ढंग से आप डाल दीजिए कि यार मैं यहाँ से तो कुछ लेके जाने में, हम लोग आपको इतनी सारी चीजें बताएंगे, कम से कम 50 ऐसी चीजें हम लोग यहाँ से कम आपको बताएंगे जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते। एक भी काम की वो ये यहाँ से लेके जाए, बराबर है। तो इसीलिए अभी जब हम इस प्रशिक्षण में बैठे हैं तो हम लोगों को अभी यही सोचना है, क्योंकि मुझे मालूम है 1 घंटा किसी को सुनना, देखिए हम लोग जब देहात में जाते हैं तो कहीं भजन होता है, कहीं कीर्तन होता है, तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, और जब हम लोग भाषण देने जाते हैं तो लोगों को बड़ा तकलीफ होती है। जिस ढंग से वो कीर्तनकार को या प्रवचनकार को सुनते हैं उस ढंग से हम लोगों को नहीं सुनते, क्योंकि वो जो बताता है हम लोगों को कुछ उसके बताता है, कुछ किस्से बताता है, लेकिन उससे हमारे जिंदगी में कितना परिवर्तन आया इसका तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन हम लोग आपको जो बताते हैं, शायद अभी देखिए हम दवाई तो कड़वी होती है, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो हमको इंजेक्शन लगाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, बराबर है ना। तो ऐसा मान लीजिए कि हम लोग डॉक्टर के पास तब जाते हैं कि जब हमको उसकी जरूरत होती है। तो अभी हम लोग कुछ जरूरतमंद है, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाएंगे, ये हमको मान के चलना। मैं आपको एक, हमारे गांव में जैसा हर एक गांव में होता है ना, मंदिर होता है, नदी होती है, तो हमारे गांव में भी भगवान शिव जी का मंदिर है, और उसके बाजू में नदी थी, और जो पुजारी था मंदिर का, उसका भगवान पे बहुत भरोसा है। वो हर दिन भगवान की पूजा अर्चना में ही अपना दिन पूरा वो जाया करता था। एक दिन बाहर आ गई तो गांव का जो ग्राम सेवक होता है ना, ग्राम सेवक समझते हैं ना सब, तो ग्राम सेवक आया उसको बोलने के लिए कि भाई महाराज जी, ये बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है, बहुत बारिश हो रही है, हम आपको लेने के लिए आए हैं, आप ये मंदिर छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए। महाराज जी उसको बोलते हैं कि नहीं यार ग्राम सेवक जी, मेरा भगवान पे भरोसा है, मैं तो इधर ही रहूंगा। फिर बारिश चल रही है, नदी में बाढ़ आ रही है, पानी भरते जा रहा है मंदिर में, फिर महाराज जी को मंदिर के ऊपर चढ़ना है। तब तक के ग्राम सेवक ने वो तहसीलदार को बताया कि भाई वो महाराज नहीं सुन रहा है, तो तहसीलदार भी आगे गाड़ी लेके और सीढ़ी बीढ़ी लगाया और उनको वही दरख्वास्त की महाराज जी को कि यार महाराज जी चलो यार हम आपको लेने आए हैं, नहीं तो आप तो मर जाएंगे। महाराज जी बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरा भगवान पे भरोसा है। पानी बढ़ते ही जा रहा है, महाराज जी को जो है वो मंदिर के जो ऊपर सबसे ऊपर होता है झंडा, वहां तक के चढ़ना पड़ा। फिर तब तक के वो तहसीलदार जी ने कलेक्टर को बताया कि ये महाराज नहीं सुन रहा है, तो कलेक्टर ने हेलीकॉप्टर भेजा महाराज जी के लिए, और हेलीकॉप्टर में से उन्होंने उसको एक ऐसे नीचे एक बड़ा ऐसा रस्सी डाल दी, बोला महाराज जी इसको पकड़ो और ऊपर आ जाओ। महाराज जी बोले नहीं, मेरा भगवान पे भरोसा, और गए भगवान के घर, महाराज बह गए नदी में। फिर ऊपर जाके भगवान जी को बहुत डांटने लगे कि यार भगवान, मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की है, मैंने आप पे इतना भरोसा रखा, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं। भगवान बोले अरे मूर्ख, मैं तो 3 बार तुझे बचाने के लिए आया। वो ग्राम सेवक बन के मैं आया था, तहसीलदार बन के मैं आया था, हेलीकॉप्टर में से जो रस्सी है वो भी मैंने डाली थी। अब तूने उसको पकड़ा नहीं है तो मैं क्या कर सकता, बराबर है। तो जिंदगी में जो मौके होते हैं ना वो बार बार नहीं आते। तो अब ये जो सुनील जी है ना, ये ग्राम सेवक बन के आया आपकी जिंदगी में, समझ रहे ना, ये भगवान ने इनको क्या भेजा है करके, ग्राम सेवक करके भेजा है। क्या सुनील जी आप जाओ, इनको एक मौका दो कि हम लोगों को क्या हम लोग हमारे जिंदगी में कर सकते। बहुत सारी चीजें हम लोगों को करनी है, 24 घंटे हम लोगों को कम पड़ेंगे, इतने सारे काम हैं, इतने सारे हमारे पास में चीजें हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोग एक फसल लेते होंगे साल भर में, यानी खरीफ का सीजन, जो बारिश का सीजन होता है उसमें या तो हम लोग खेती करते हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं कि जो ठंडी का सीजन, धूप काले में तो शायद ही कोई करता है,
बराबर। तो हम लोग मानो साल के 365 अगर दिन है, 365 दिनों में से अगर हम लोग खाली बारिश के दिनों में अगर खेती करते हैं तो हम लोगों को कुल मिला के हमारे खेती के लिए 110-115 दिन काम करना पड़ता है। 365 दिन में से अगर हम लोग खाली बारिश के दिनों में खेती कर रहे हैं तो हम लोगों को कितने दिन का काम है? 110 दिन, 115 दिन का। माने हमारे पास में 200 दिन से ज्यादा जो दिन है इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे। ये शायद सबको समझ में आ रहा होगा। आप खुद को उसमें ढाल के रखिए कि यार मैं जो बता रहा हूँ उसमें से मैं क्या क्या कर रहा हूँ। जो लोग 2 फसल लेते हैं, जो ठंड में भी फसल लेते हैं और जो बारिश में भी फसल लेते हैं, उनके लिए 160, 165, 180 दिन, उन लोगों के पास में भी 100 दिनों से ऊपर ऐसे दिन होते हैं कि जब हमारे पास में कुछ समय होता है जो हम दूसरी चीजों में जाया कर सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ अलग काम कर सकते हैं। अभी हम लोग जब किसानी करते हैं तो अभी हमारा इधर किसानों ने बारिश टाइम पे नहीं हुई है या कुछ खेती में हम लोगों को जितना चाहिए उतना मुनाफा नहीं मिला, इस कारण खुदकुशी कर किसानों की आत्महत्या ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है। बराबर। अभी ये जो है खेती में तो ये जो है कुछ चीजें आती जाती रहती है। कभी हम लोगों को अच्छी बारिश होती है, अच्छी फसल आती है, कभी हम लोगों को तो बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है कि हम लोगों को अच्छी फसल नहीं मिलती। तो इसीलिए हम लोगों को खेती के साथ में कुछ चीजें जोड़ के दी कि जिसके बदौलत हम लोग खेती में अगर हम लोगों को कुछ नुकसान होता है तो वो नुकसान हम लोग सहन कर सके। उसमें हम लोगों को जो भी चीजें हम लोगों ने गवाई है वो पाने के लिए हम लोगों को दूसरे कुछ धंधे लिए, क्या क्या धंधे आपके गांव में हो सकते हैं, कोई बता सकता है? खेती के साथ बैठ के बोलिए। आप पशुपालन कर सकते हो, पशुपालन कर सकते हैं, very good। और क्या? मुर्गी पालन कर सकते हो, मुर्गी पालन कर सकते हैं, और गोट फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट कर सकते वर्मी हो। कंपोस्ट कर सकते जी, वर्मी कंपोस्ट जी। और 4 ही हो गए। हम लोगों को तो 100 की लिस्ट बनानी है। फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग करते हैं। और क्या पीछे वाले कोई बताएंगे हम लोगों के पास में क्या क्या चीजें अवेलेबल है जिसके इस्तेमाल से हम दिन ब दिन पैसे ला सकते हैं। इन्होंने 4-5 चीजें बोली है। मेरे ख्याल से हम लोगों के पास में कम से कम 100 ऐसी चीजें हैं जो है लेकिन हम देख नहीं पा रहे। बराबर। अभी 3 दिनों में हम लोग उसमें से कुछ चीजें जो है कि जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है वो हम लोग आप लोगों को बताने की कोशिश करें। देखिए अभी इन्होंने पशु का, क्योंकि हम सबके पास में, कितने लोगों के पास में पशु है? करीबन सभी के पास में पशु है। किसी के पास में गाय होती है, किसी के पास में बैल होता है, भैंस होती है, बकरी होती है, भेड़ होती है या मुर्गी होती है ना। अब एक दूसरा मेरा सवाल आप लोगों से, कितने लोग खली देते हैं? जानवरों को खली कितने लोग देते हैं? खली का क्या भाव आता है? 18 खली क्या किलो? 3600 यानी 36 रुपए किलो हो गए। यानी मान के चलो 30 रुपए किलो हो गए। बराबर है? 30 रुपए किलो, 25 से 30 रुपए किलो कम से कम खली मिलती है। खली सब लोगों ने देखी है? यस। खली को कभी तोड़ के देखा है? हाँ हाँ? हाँ देखा है। अभी जिन लोग खली यूज करते हैं तो तोड़ते होंगे ना खली। हाँ। तो कैसे यार टूटती है खली? बिस्कुट देखा है कभी? रेशेदार, जैसा बिस्कुट टूटता है उसी ढंग से खली टूटती है, उसमें से भूसा बाहर आता है ना। अभी जो ओरिजिनल खली, हम लोग खली किस लिए खिलाते हैं? किसी को कुछ पता है? कैल्शियम, किसलिए? कैल्शियम बढ़ाने, कैल्शियम बढ़ाने के लिए। और कोई? फैट। और कोई? खली क्यों देते हैं हम लोग? अरे भाई 30 रुपए खर्चा कर रहे हैं आप 1 किलो के लिए, तो उसका कारण भी तो हम लोगों को पता चाहिए ना। आप खाद डालते हैं जमीन में, उसका कारण आपको पता है। अगर आपके किसी फसल पे अगर कोई इल्ली आ गई तो हम लोग उसके लिए फवारा लेते हैं, तो हम लोगों को उसका भी कारण मालूम होता है कि भाई ये इल्ली आए तो इसके लिए हम लोगों को ये हम लोग फवारा इसमें निकालें।
खली क्यों दे रहे हैं हम लोग 30 रुपए किलो की? दूध निकालने के लिए। दूध निकालने के लिए। तो उससे क्या हो रहा है? वो तो पता है मुझे दूध निकालने के लिए दे रहे हैं आप। उससे क्या हो रहा है? उत्पादन बढ़ाना। तो खली में ऐसी क्या चीजें होती है? देखिए आप लोगों को कुछ मालूम नहीं, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज हम लोग पैसे देके खरीदते हैं तो हम लोगों का ये हक बनता है कि हम लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बराबर है? अभी 30 रुपए किलो की खली मैं दे रहा हूँ, कितना दूध निकलता है? आप क्या आप खली देते हो, कितना देता है आपका गाय भैंस? अच्छा, कितना देती है आपकी गाय? 5 लीटर दिन भर में? 10 लीटर दोनों टाइम का 10 लीटर। और किसके पास में? आपके पास में कितना देता है? 10। देखिए हम लोगों के पास में जो जानवर है, इन लोगों की खिलाई पिलाई के लिए भगवान ने हम लोगों के पास में ही बहुत सारी चीजें दी। कोई आपके जानवर को हम लोग गेहूं खिलाते हैं क्या? हम लोग तो उसका तनी से खिलाते हैं। आपके इधर क्या होता है? पैडी होता है आपके इधर? चावल होता है ना, तो उसका तनीस होता है ना? तो आप क्या करते हैं? चावल निकाल लेते हैं दाने और तनीस जानवर को देते हैं। हरभरा है तो हरभरे के दाने निकाल लिए मैंने और बाकी उसका जो पेड़ है वो जानवर का है। ज्वार मैंने लगाया तो ज्वार के दाने मेरे हो गए, उसका बाकी का जो बचा कुचा है वो जानवर का है। यानी जो अच्छी चीजें है वो हम लोग ले रहे हैं ना, और जो हम लोगों के काम की नहीं है वो चीज हम लोग जानवर को दे रहे हैं। ये चीजें इस्तेमाल करके हमारे जानवर दूध दे रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं ना। अभी दूध का भाव क्या है? करीबन 50 रुपए लीटर, 40 रुपये। अमूल्य बढ़ा 2 रुपये। आपके इधर के जानवर जो दूध देते हैं उनका आप लोगों को रेट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनके दूध में जो है, दूध में 2 चीजें होती है। एक होता है गाढ़ापन उसका, है ना, हम लोग उसको फैट बोलते हैं। दूध को हम लोग अगर घर पर लेके गए, उसको गर्म किया तो उसकी साय ऊपर आ जाती है, ये हो गया फैट। उसके अलावा दूध में जो बाकी चीजें होती है उसमें करीबन 50 से 70% उसमें होता है पानी। दूध में कितना पानी होता है? 85%। सिर्फ 15% उसमें बाकी चीजें होती है। अभी डिग्री लगाते हैं ना आप लोगों के दूध को भाव क्यों नहीं मिलता? क्योंकि या तो आप उसमें पानी डालते हैं, अगर पानी नहीं डालते होंगे तो हम लोग जानवर को वो चीजें नहीं दे रहे हैं कि जो असल में उनके दूध के लिए जरूरी है, बराबर है? मेरे पास में अगर हेलीकॉप्टर है तो उसमें मैं घास लेके या रॉकेट डाल के उसको नहीं उड़ा सकता ना। तो हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोगों ने हेलीकॉप्टर ले लिया और उसमें घास ले डाल रहे हैं और बोल रहे हैं यार ये तो उड़ नहीं रहा है। अरे कैसे उड़ेगा, बराबर? तो इसलिए हम लोगों को जानवरों का दूध बढ़ाने के लिए वही चीजें खिलानी है उनको। हम सब लोग, कितने लोग शादीशुदा हैं? सभी है शादीशुदा, बराबर है? तो हम में से हर एक ने जो है ना वो महिला दिन है, तो हम लोगों को हमारी माँ को भी याद करना है आज कि उसकी बदौलत हम लोग आज हैं इस दुनिया में, है ना? तो हमारी माँ ने जब हम लोगों को जन्म दिया, क्या हमारा सबसे पहला अनाज क्या था? हमारी माँ का दूध। हमारे माँ के शरीर में जो निर्माण हुआ दूध, वो हम लोगों को हमारे माँ ने पिलाया, सब जाके हम लोग फिर आगे बढ़ते चले गए। जानवरों का भी वैसा ही है, हम लोग भी तो जानवर है, बराबर? अभी हम लोग थोड़े होशियार है। मैंने पहले गाय या भैंस जो दूध देती है उसके बच्चे को ले देती है ना। जब बच्चा होता है, जब बछड़ा होता है तभी दूध देती है ना हमारी गाय, तो उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग लेते हैं, इसलिए हम लोग वो जानवरों को पाल रहे हैं, बराबर है? तो जैसा हम लोगों ने अभी सबकी शादी हो गई ऐसा बोल रहे हैं आप लोग, तो पहले शादी होने के बाद में जब पहली बार हमारी बीवी जब पेट से होती है तो हम लोग उसको मायके भेज देते हैं ना। आखिर जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तो तुम कहाँ भेज देते हैं? क्यों भेज देते हैं भाई? हमारे घर में क्यों नहीं करते उसकी डिलीवरी? वो सास जो है ना, नहीं ऐसा नहीं, आप गलत बोल रहे हैं।
ये जो सास वाला जो मैटर होता है ना कि भाई सास उसकी अच्छी खातिरदारी नहीं करेगी, तो इसलिए वो मायके भेजते हैं हम लोग, क्योंकि जो माँ बनने वाली है जिसके पेट में बच्चा है उसकी जरूरत तो ज्यादा होगी ना। बच्चों को जो उसके पेट में बच्चा है उसको पालने के लिए और खुद को पालने के लिए दोनों तरफ से उसको लगता है अनाज। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी महिला पेट से होती है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथी वाला पानी, पालक वाला पानी ऐसा डाल के देते हैं ना, वो लड्डू बिड्डू बना के देते हैं, है ना, देते हैं ना। हमें भी एक हमारी बेटी है, बराबर है, तो हम लोग उसको लड्डू बना के देते हैं ताकि वो जो माँ बनने वाली है या जो माँ बन चुकी है उसके शरीर में बच्चे के लिए जो दूध पैदा होना है, जो दूध उसमें निर्माण होना है, वो उसके लिए जो चीजें लगती है उसमें सबसे अहम चीज होती है प्रोटीन। सबसे अहम चीज होती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किन किन चीजों से प्रोटीन मिलते हैं? हम लोग जो अनाज खाते हैं, हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, ज्वार की रोटी खाती है, उसके साथ में हम लोग दाल खाते हैं, उसके साथ में हम लोग प्याज भी खाते हैं, है ना, अचार लेते हैं, कभी कभी चटनी लेते हैं, जैसे हमारी परिस्थिति है, जो चीजें हम लोगों के पास में है। लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा किया क्या, हम लोगों ने कभी ऐसा किया है क्या कि आज हम लोग सिर्फ रोटी ही खाते हैं, आज मैं सिर्फ दाल ही खाऊंगा, या तो मैं आज सिर्फ सब्जी खाऊंगा, ऐसा हम लोग करते हैं? नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, सभी चीजें मिला के खाते हैं। जानवरों के बारे में हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं, हालांकि वो लोग तो हम लोगों को पैसे दे रहे हैं। बारिश के दिनों में आम तौर पे हम लोग जानवरों को हरी घास देते हैं ना, क्योंकि हरी घास होती है। धूप काले में जब हरी घास नहीं होती है तो हम लोग उनको सिर्फ सूखा चारा देते हैं ना। ये सब चीजें खा के भी हम लोगों के जानवर हम लोगों को दूध देते हैं। अभी कुछ चीजें मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपके जो जानवर है जिस भी हाल में है, कुछ खाने की ऐसी चीजें मैं बताऊंगा कि जो आपके पास में है, सिर्फ हम लोगों को थोड़ी मेहनत उसमें करनी है। अभी लोग बोलते हैं कि धूप काले में हरी घास नहीं होती है, होते हैं ना। अभी दूध की डिमांड कब होती है? धूप काले में दूध ज्यादा लगता है या बारिश में ज्यादा लगता है? धूप काले में। हम लोगों के पास में दूध कब होता है? अरे भाई हम लोग तो, मैं बोला ना, हम लोग अगर मेरे पास में अगर गाय भैंस है तो मैं उसका व्यापारी होगा दूध का। अगर मैं व्यापारी हूं तो मुझे जो चीजें बाजार में जब चाहिए तब मुझे देना है। हमारे पास में जो चीजें हैं उसको मिला के हम लोग अच्छा खाद कैसे बना सकते हैं। जो जानवर आपके पास में है और जितना खर्चा आप कर रहे हैं, जैसा फिजूल खर्चा आप वो खली पे कर रहे हैं, वो खर्चा बचा के 50% से भी ज्यादा आपकी बचत कैसी हो, और बचत करते समय हम लोग 50% से भी ज्यादा दूध का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत ही घरेलू चीजें हैं जो हम लोगों के पास में है। यूरिया सबको मालूम है, जाला वाला नमक मालूम है सबको, नमक मालूम है ना, खाते ना हम लोग। गुड़ वगैरह सबको मालूम है। आपके इधर कोई गन्ना वगैरह लगाते हैं? अच्छा, तो शुगर फैक्ट्री होगी आपके इधर? अच्छा, फिर तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, आप लोगों को कागज और पेन दिया है, आप लिख लीजिए उसको। हम लोगों को हमारे पास में जो चारा है, पहली चीज तो ये कि हम लोगों को उतने ही जानवर पालने हैं जितने जानवरों को हम खिला सकते। मंजूर है? अभी एक जानवर को कितना खाना लगता है? जैसा मैंने पहले बताया कि मैं भी जानवर हूं, है ना, इंसान भी तो जानवर है, जो जिंदा है वो जानवर है। तो हम लोगों को लगता है
हमारा जितना भी वजन होता है उसका 10% हम लोगों को खाना होता है। अभी मेरा वजन है 70 किलो, तो मुझे कितना खाना चाहिए? 70 ग्राम 7 किलो। 7 किलो 10% चाहिए ना मुझे वजन। गाय जो होती है आमतौर पे गाय का वजन होता है 300 किलो, क्योंकि हम लोगों के पास में जो गया है वो तो ऐसी होगी, जिस ढंग से आप खिला रहा है मैं तो देख पा रहा हूँ कैसे होगी। तो भगवान का शुक्र है कि वो आपको दूध दे रहे हैं। 300 किलो अगर गाय का वजन है तो उसको कितना खाना चाहिए लगेगा? 30 kg 30 किलो, बराबर है। यस भैंस का आमतौर पर वजन होता है 400 किलो, तो भैंस को कितना खाना चाहिए? 40 kg 40 किलो। क्या आप बता सकते हैं आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपनी गाय को 30 किलो और भैंस को 40 किलो चारा देते हैं? शायद कोई नहीं। क्योंकि हमारे जानवर जो है वो हमारे घर में रहते ही नहीं। ऐसा होता है ना, सुबह हो गए दूध निकाला, जानवर को हम लोगों ने छोड़ दिया, फिर वो जो उनको लेके जाता है क्या बोलते हैं उसको? चरवा गाय की। जो गाय की होता है वो जानवरों को लेके जाता है। कभी किसी ने देखा है जाके कि हमारे वो गाय की हमारे जानवर को कहाँ लेके गया, क्या खिला रहा है, कौन सी पानी खिला रहा है? कितनी बार हम लोगों के जानवर पानी पी रहे हैं? हम लोगों के पास में इसका कोई नहीं। देखिए, पैसे कमाने के लिए जो किसान, मेरी बात ध्यान से सुन लें, जिस किसान के पास में 1 एकड़ जमीन है जो बारिश के भरोसे है, उसमें से उसको जो फसल होती है या उसमें से उसको जो पैसा मिलता है, उससे ज्यादा पैसा एक गाय जो मात्र 5 लीटर दूध एक दिन में देती है, एक गाय जो मात्र 5 लीटर दूध एक दिन में देती है, उतना पैसा देती है जितना हम लोगों को 1 एकड़ खेती में से देने में। लेकिन हम लोग जो है जिस चीज में हम लोगों को खर्चा करना है उसको हम लोग धंधा मानते बैठे। जहां खर्चा हो रहा है वो हमारा धंधा हो गया, जो फुकट का है उसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में सिर्फ जानवरों का धंधा है? मुझे अगर एक आधी गाय चाहिए जो दिन में मुझे 15 लीटर दूध देने वाली हो, कहीं मिल सकती है मुझे अच्छी? क्योंकि हम लोग अच्छी चीजें बेचेंगे नहीं, है ना। अगर हम लोग बाजार में खरीदने जाते हैं तो वही चीजें हम लोगों को मिलेंगी कि जो गाय दूध नहीं देती, जो पेट से ढंग से नहीं रहती, या उसकी कोई बीमारी है, बराबर है ना। तो इस कारण क्या हो रहा है कि हम लोगों के पास में जो जानवर है उनका दिन ब दिन, अभी आप भी देख रहे होंगे कि आपके पास में जो जानवर है कि जो माँ है, जो गया है या जो भैंसा है, उसकी जो माँ है वो शायद उससे ज्यादा दूध देते हैं। कभी ऑब्जर्व किया? हेलो, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? आपके पास में गाय है, आपने खरीदी है या उसके जो आपके पास में जो पहली गई थी उससे वो आ गए आपके पास में? ऐसे हो रहा है ना। तो मैं आपसे, मेरा यही सवाल है कि जो अभी फिलहाल आपके पास में गया है वो जितना दूध आपको दे रही है उससे शायद उसकी माँ ज्यादा दूध देती होगी, ये आपका ऑपरेशन है क्या? ऐसा हो रहा है? आप बता यार, ये तो मेरी बात ऐसा हो रहा है। नहीं आ रही है क्या? तो आप खुद ही कर रहे हो ना जानवरों का, या कोई आदमी के भरोसे भी छोड़ रखा है? तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे पास में जो गाय है, अगर जो आज 10 लीटर दूध दे रही है उसकी माँ शायद 15 लीटर दूध दे रही है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग ये जो हमारे जानवरों को दिन में बाहर छोड़ रहे हैं, ये सबसे गलत चीज़ हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही किया है कि जितने जानवरों को हम लोग पाल सके उतने जानवरों को हमने रखा। 10 जानवर हमारे कुछ काम की नहीं है अगर हमारे पास में उसकी खिलाई पिलाई की व्यवस्था नहीं। 2 ही जानवर हमारे काम के हैं कि जो हम लोगों को दिन में 25 से 30 लीटर दूध देने वाला एक जानवर, बराबर है। 5 लीटर के 5 जानवर पालने से तो 25 लीटर वाला एक जानवर अच्छा है ना, है ना। उसकी खिलाई पिलाई भी उतनी कम लगेगी और उस पर ध्यान भी हम लोगों को कम देना पड़ेगा। तो ये चीजें हम लोगों को करनी है, कैसी करनी है, एकदम आसान तरीके में आपको बता रहा हूँ।
पहली चीज ये कि आपके पास में जो भी जानवर है कि जो आप खिलाई पिलाई के उसको बाहर छोड़ते हैं, ये बंद करो। आप बोलेंगे यार आपको कुछ बोल रहे हैं, बंद कर देंगे तो आप, मैं एक तरफ से आपको यही बोल रहा हूँ कि भाई 30 किलो उसको खाद भी चाहिए एक दिन का, तो घर में रह के इतना खाना तो मैं उसको नहीं दे सकता हूँ, बराबर है। तो बाहर भी आपके जानवरों को वो खाना नहीं मिलेगा। उसमें दूसरा हम लोगों का सबसे नुकसान ये हो रहा है, सबसे बड़ा नुकसान, कि ये जो जानवर हमारे जाते हैं, आप देखेंगे सुबह शायद 9-10 बजे हम लोग जानवर को छोड़ते हैं, तो करीबन 3-4 बजे वो लोग जो है ना गाय के हमारे जानवर को वापस ले जाते हैं। तो ये जो 4-5 घंटे हमारा जानवर कंटिन्यू चलते रहता है ना। अभी आप 4-5 घंटे थोड़ा चल के दिखेंगे, बराबर, तब आपको पता चलेगा कि 4-5 घंटे चलना ये कोई आसान बात नहीं है। खाने की खोज में हमारा जानवर जो इतना चलता है, तो उसका जो भी खाना वो खाता है तो वो तो उसके खुद के लिए लग रहा है ना, इतना अगर वो चल रहा है, तो इसलिए हम लोगों को वो बंद करना है। मैं आपको पैसे कमाने की चीजें बता रहा हूँ, खर्चे की चीजें बिल्कुल नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं दूसरा प्रावधान भी आपको दे रहा हूँ। तो जानवरों को अगर हम लोग बाहर नहीं छोड़ेंगे चराई के लिए, खिलाई पिलाई के लिए, तो उससे क्या होगा कि उसकी एनर्जी बचेगी, जो हम लोगों को दूध में उसको यूटिलाइज करना है। अब हम लोगों को दूसरी चीज क्या करनी है, हम लोग जो जानवरों को बाहर छोड़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो हम लोगों को नुकसान हो रहा है, वो नुकसान ये है कि हम, मानो मेरे पास में गाय है, मैंने गाय को छोड़ दिया, बराबर, चराई के लिए बाहर गई गाय, और मेरी गाय जब हीट में है, तो वो जो हमारे गांव के पूरे जानवर जो चलते हैं, तो उसमें एक सांड भी होता है ना सांड, वो पता नहीं कौन सी नस्ल का है, किसका है, ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन हमारी गाय जब हीट में होती है, तो वो सांड के द्वारा उसको जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बराबर है। फिर उसको होता है बच्चा, फिर वो बच्चा दिन ब दिन बड़ा होते जाता है, वही बच्चा वो गाय के साथ में हम लोग छोड़ते हैं, गाय भी छोड़ते हैं, उसका बच्चा भी जो बड़ा होते जा रहा है, फिर वो बच्चा बढ़ते 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 वो भी गाय होता है। सब समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएंगे आप। गाय के साथ में उसने जो बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा बढ़ते 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 वो भी गाय हो गया, वो भी उसी में चल रहा है। ये जो बच्चा जो गाय बना है, ये भी हीट में आता है, ये तो हमारे निसर्ग का नियम है, बराबर। फिर वही जो सांड है जिसके द्वारा हमारी ये जो गाय गर्भा रही थी, उसके द्वारा ही हम लोगों ने वो गाय से जो बच्चा पैदा हुआ था, जो गाय बन चुका है, उसको भी हम लोगों ने गर्भा, उसके द्वारा भी बच्चा होते हैं, वो बच्चा चल रहा है। ऐसा हम लोगों का साल ब साल यही चल रहा है। इसका अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग खुद के जब शादी करनी हो, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ऐसा हमारे इंसानों के बीच में होता है क्या, हम लोग तो दूसरा मामा की तरफ का रिश्ता देखते हैं ना। आमतौर पे हम लोग मैं मेरे चचेरे बहन से शादी करता क्या नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मामा की लड़की से शादी करता हूँ। उसका क्या कारण है, उसका कारण ये है कि हम लोग ब्लड जो हमारा जो खून है वो अलग अलग होना चाहिए, ब्लड जो है वो अलग। अभी तो हम लोग तो ब्लड दूल्हे का ब्लड ग्रुप कौन सा है और दुल्हन का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये भी हम लोग अभी देखते जा रहे हैं, क्योंकि इससे जो है हमारे आगे वाली जो नस्ल आने वाली है, उसमें हम लोगों को दिक्कतें जा रही है। तो जानवरों के लिए हम लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। जा भाई तेरी मर्जी से, उधर ही वो पेट से रह गई, उधर ही उसने बच्चे को जन्म दिया, वैसा ही चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को उस पर ज्यादा खर्चा करने का काम नहीं कर रहा। और वही हो रहा है कि हम लोगों को 5-4 लीटर, आपने बताया कि 5 लीटर 10 लीटर, उतने भी जानवर नहीं है हमारे पास में कि उतना दूध दे सकते। हम लोगों के पास में आमतौर पर जानवर है 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर दिन भर। एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि यार खेती में कुछ नहीं मिल रहा है पैसा, तो खेती में जो हमारा नुकसान हो रहा है वो हम लोगों को कहीं से तो भी सुधारना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, जो जानवर हम लोग चराई के लिए बाहर छोड़ रहे हैं, उनको आप ना छोड़े बाहर। अगर छोड़ते हैं तो वो जो जहाँ पे वो गाय की जो आपका सान होता है ना, वो सान को आप उसमें से निकाल दीजिए। हम लोगों को अभी आपके पास में गाय है, कौन सी गाय है जी? हरियाणा। आपके पास में
साहिवाल की। और किसके पास में? गिर। गिर है, वेरी गुड। और ये पता है, ये जो नाम बोल रहे हैं, तो हमारे देश में गाय की 40 नस्ल है। जैसा इन्होंने हरियाणा में बोला, इन्होंने साहिवाल बोला, इन्होंने गिर बोला, ऐसी 40 नस्ल है। अब ये जो नस्ल होती है गाय की या भैंसों की, जो 16 नस्ल हमारे पास में है, ये नस्ल जैसा हमारा, मैं मराठा हूँ या मैं बौद्ध हूँ या मैं मुसलमान हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने गाय की जो नस्ल बनाई है, ये रवि जरा प्रेजेंटेशन ला दो। ये जो नस्ल हम लोगों ने बनाई है, ये बतौर उनका वो दूध कितना देती है उसके हिसाब से बनाई है, वो क्या काम में आती है उसके हिसाब से बनाई है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब आपको लगेगा ऐसा कि भाई अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग बंद कर देंगे, हम कुछ बाकी बातें करेंगे, है ना? आ रहा है समझ में? हाँ। ओके, पैसे की बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन। मेरा यकीन है जब मेरी अंतिम बात आपसे होगी तो आप लोगों को यह पता चलेगा कि यस, हम लोग तो कर सकते हैं। मैं आपको मेरा नंबर भी दे दूंगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो आपको घर को जाके करनी है, वो बताने में आपको जब दिक्कत आएगी तो आप मुझे कॉल करेंगे, जब भी आप ऊपर रहें, ठीक है? ऐसा मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, लोग मुझे हाँ बोलते हैं, लेकिन आप तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने यहाँ से सुन लिया, शेवा का दर्शन किया, तो धीरे धीरे हम लोगों का यहाँ का 3 दिन का असर कम हो गया। ये मेरा आमतौर पर मेरा जो है ये तजुर्बा मेरा बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरा रोज का यही काम है कि हम लोगों ने जो पढ़ाई की, हम लोग भी किसान के बेटे, मेरे पापा भी खेती करते हैं, किसान के, मेरा चिचेरा भाई हमारी खेती करता है। किसानों की समस्या हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से हम लोग पता है कि हम लोग किसान के बेटे, बराबर। हम लोग आपके सामने खड़े हैं, इसका मतलब हम आप में से अलग नहीं, हम आप ही के बेटे, तो हम तो अच्छा ही सोचेंगे आप, बराबर है। अभी अगर मैं आपका अगर अच्छा सोच रहा हूँ तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आपको खुद का भी अच्छा सोचना है। तभी ते हे माझं फोल्डर पाहतो बंद कर दे, डेस्कटॉप पर पहा, ये गाय की अच्छी नस्ल है। अभी आपने देखा होगा कि जर्सी आपने नाम सुना होगा, होल्स्टीन आपको, एचएफ आपने नाम सुना होगा। तो ये जो एचएफ जो नस्ल है, ये एक दिन में 60 से 70 लीटर दूध देने वाली नस्ल है। होल्स्टीन फ्रीजियन जो है एक दिन में कितना दूध देती है? 60 से 70 लीटर। ये जो जर्सी होती है एक दिन में देती है 50 लीटर, 40 से 50 लीटर। ये जो गिर गाय जो बोल रहे हैं, एक दिन में देती है 40 लीटर के दरमियान। साहिवाल जो है वो एक दिन में 45 लीटर तक के दूध, हरियाणवी जो है एक दिन में 25 से 30 लीटर। ये जो नस्ल है जब हमारे घर में आती है तो इतना दूध नहीं देती जितना मैं आपको, बराबर है? क्योंकि ये होती है एक मशीन की तरह, गाय भैंस होती है मशीन की तरह। इसको हम लोग जो देंगे, जो बोएगा वो पाएगा, बोलते हैं। तो हम लोग उसको जो चीज़ें देंगे, अभी हम लोग उसको दूध के लिए, मैंने बोला आपको प्रोटीन देना है, तो हम लोग उसको प्रोटीन छोड़ के सभी चीज़ें दे रहे हैं। तो कैसे हमारे दूध की डिग्री लगेगी, कैसे हमारे दूध को भाव मिलेगा, कैसे हमारे जानवरों का दूध बढ़ेगा? तो हम लोगों को क्या देना जरूरी है? प्रोटीन देना जरूरी है। प्रोटीन्स के साथ में हम लोगों को उनको कार्बोहाइड्रेट्स देना है, मिनरल्स देना है, विटामिन देना है, कैल्शियम बता रहे थे। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों के पास में है, कहीं बाहर से हम लोगों को ये लेने की जरूरत नहीं। हाँ सर, हेलो सर। हाँ हाँ, काल लागले नाही G24 तासावर लागले। गाय के और भैंसों की नस्ल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी आपके पास में जो भी नस्ल है गाय की, हम लोगों को नई गाय खरीदनी नहीं है, नई भैंस खरीदनी है। हम लोगों को अभी क्या करना है कि जो भी जानवर हमारे पास में है उसको हम लोगों को, आपको उसकी इंजेक्शन मिलते हैं, पता है? आप उसको रेत बोलते हैं,
है ना, प्रोटीन रेट बोलते हैं ना, आपको क्या बोलते हैं आप उसको, सीमेन बोलते हैं। ओके, तो ये जो सीमेन की जो डोजेस होती है, ये अभी हम लोगों ने गांव में ऐसे, मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ, आपसे मैं 20 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। कुछ गांव के गांव हमने ऐसे तैयार किए हैं हमारे इधर कि वो गांव में सिर्फ गीर की ही नस्ल है, सिर्फ गीर की गाय मिलेगी, कोई गावरान गाय नहीं मिलेगी या कोई अन्य जाति की गाय नहीं मिलेगी। तो अभी एक इंजेक्शन है, ये सबसे आसान, सबसे शाश्वत और सबसे सही तरीका है हमारे जानवरों को करवाने का। समझ रहे? हम लोगों को अभी उसको सान को नहीं लगाने का, हम लोगों को अभी इसका इंजेक्शन द्वारा हम लोगों को हर एक 21 दिन के बाद में हमारी गाय हीट पे आती है। 21 दिनों के बाद। अभी हम लोगों के पास में क्या होता है, जो मेरे पास में गाय है, मानो मेरी गाय ने आज 1 जनवरी में अगर मेरी गाय ने अगर किसी बच्चों को जन्म दिया है, तो उस गाय को मुझे फिर से कब उसको मैं प्रेग्नेंट रखना है, कोई बता सकता है कितने दिनों में प्रेग्नेंट रखना है? मेरा सवाल सबको समझ में आ गया? हमारे पास में ये गाय है जिसने 1 जनवरी में एक बच्चे को जन्म दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गाय फिर से प्रेग्नेंट रहे, तो वो मुझे उसको प्रेगनेंसी के लिए उसको कब मुझे उसको सान लगाना है या उसको इंजेक्शन से हम लोगों को कितने दिनों में? 3 महीने बाद। 3 महीने? 3 महीने बाद यानी कितने दिनों? 90 दिन। और कोई आप बराबर बोल रहे हो। जब वो हीट पे आए तभी। तो वो तो 21 दिन के बाद में हीट पे आ जाएंगे भाई, डिलीवरी के बाद में 21 दिन में फिर से हीट पे आ जाएंगे। हम लोगों को क्या करना है, जैसे ही भाई साहब ने बताया कि अगर हमारे पास में अगर भैंस है तो भैंस को हम लोगों ने 90 दिन में 3 महीने, और हमारे पास में अगर गाय है तो उसको हम लोगों ने 60 दिन में 2 महीने के बाद में, गाय को 2 महीने के बाद में, भैंस को 3 महीने के बाद में हम लोगों ने उसको फिर से इंजेक्शन के द्वारा हमें उसको गर्भाधान करना है। उससे क्या होगा कि हमारे जो गाय या भैंस है, अभी एक गाय या एक भैंस ने कितने दिन दूध देना चाहिए? उसका जवाब है 300 दिन दे सकते हैं हमारे जानवर। 10 महीने बोलते हैं हम लोग, 10 महीने हमारे जानवर दूध देते क्या? नहीं देते। हम लोगों के जानवर दूध देते हैं 5 महीने 6 महीने, उससे ज्यादा हम लोगों के जानवर नहीं देते, क्योंकि उसकी खिलाई पिलाई उसका नशे नहीं। उसका भी जवाब हम लोगों के पास नहीं, कोई साइंस नहीं उसमें, सिर्फ मैनेजमेंट। तो मैं आपको यही चीजें बताऊंगा कि हम लोगों को अभी उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। पहला तो ये कि हम लोगों को इंसान निकाल लिया, समझ में आया? दूसरा हमने क्या किया, उसको हमने जो नस्ल हम लोगों को चाहिए, उस नस्ल द्वारा हमने उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया। AI बोलते हैं, ये जो डॉक्टर होते हैं ना आपके वेटनरी वाले, इन लोगों के पास में हमने जो गांव में किया है, हमने गांव में से उसको अर्जी दी सरपंच द्वारा कि हमारे गांव में जितनी भी गाया है वो गैया सिर्फ गिर गाय की नस्ल हम लोगों को उसकी इंजेक्शन चाहिए। आप जिस नस्ल का आप इंजेक्शन बनवाओगे वो आपको वहां पे मिलेगा, ये जिम्मेदारी है शासन की। जो वेटनरी वाला अफसर होता है ना, LDO, आप उसको बताएंगे या तो साहिवाल या तो गिर, ये दोनों चीजें हम लोगों को ये बहुत अच्छी है। साहिवाल गाय जो है वो एक बार अगर दूध देने लग जाए तो कम से कम 300 दिनों में 5,500 लीटर दूध देती है, जबकि जिसकी जो हमारे पास में जो जानवर है जो 3 से 4 लीटर दूध देते हैं, उनसे मात्र हम लोगों को 1200-1400 लीटर दूध मिलता है। कहाँ 5,500 लीटर दूध और कहाँ 1200। तो साहिवाल या गिर ये अच्छी नस्ल है जिनके द्वारा हम हमारे आगे हमारे पास में जो जानवर है उसका जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नस्ल सुधार का काम, बराबर है। सबसे पहला हमारा काम है नस्ल सुधार का। तो साहिवाल या गिर में हम लोग को करना है। भैंस जिसके पास में है तो ऐसा बोलते हैं कि यार भैंसा जो है वो इंजेक्शन से उसको जल्दी वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, ऐसा सुना है ना किसी का एक्सपीरियंस है ऐसा? तो हम लोग इंजेक्शन द्वारा उसको नहीं करते होंगे तो हम लोगों को पता नहीं। भैंस के लिए भी मुर्रा एक अच्छी है,
सुरती है जो गुजरात में से है और मेहसाना है। ये 3 चीज़ें, ये जो 3 नस्ल है ये बहुत अच्छी है। तो उसका भी जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये तो डॉक्टर पे है डिपेंड हो रहा है कि डॉक्टर किस ढंग से वो डॉक्टर कितना एक्सपर्ट है, बराबर है। और हम लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि हमारी गाय कब हीट में आए। हीट में जब आते हैं तो 24 घंटे का पीरियड होता है, ध्यान से सुन रहे चाहिए। जिसके पास में भी जानवर है, जिसको ऐसा लगता है कि जानवरों से मुझे पैसा लेना है, जिसके पास में खेती है, जिसको लगता है कि खेती मेरा व्यवसाय है, तो अगर मेरे पास में खेती है तो मुझे खेती में जाके जो मेरे पेड़ पौधे हैं ये मेरे से बातें कर सके, बराबर है। इतना मैंने उसको जी जान से उसको देखना है। पेड़ बातें करने लगेंगे मतलब रोज मिल जाना है, रोज उसको देखना है क्या हो रहा है उसका। जैसा हम लोग हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, मेरे पास में अगर गाय भैंस है तो रोज उठ के मुझे वो जानवर मैंने जहाँ पे उसको बांध के रखा है तो वहाँ पे जाके जानवर को मैंने खाना लगाना है, तब मुझे पता चलेगा कि मेरा जानवर कौन से हालत में है, बराबर है। वो हीट में है या नहीं है, मेरे पास में उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तब जाके 24 घंटे का होता है, जो हीट पीरियड होता है 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में से पहले 6 घंटे निकाल दीजिए, दूसरे 6 घंटे निकाल दीजिए आखिरी वाले। ये जो बीच वाले जो 12 घंटे होते हैं ये सबसे अहम है। तो मुझे जब ध्यान में आ जाएगा कि मेरी गाय में सूट डाल रही है या बराबर है, आपको तो जब हीट में आती है तो उसका तो आपको सिम्टम्स पता होंगे अगर आप किसानी है, अगर आपके पास में जानवर है। तो 12 से 18 घंटे वाला जो समय होता है इसमें हम लोगों को हमारे जानवरों को इंजेक्शन लगवाना है। पहले 6 घंटे में मेरे को अगर समझ में आया है कि मेरी गाय हीट में है तो ये 6 घंटे का जो पीरियड है उसमें मैं जाके वेटनरी वाले को या डॉक्टर को बुलवा के मैं इंतजाम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में 6 घंटे बराबर है। बीच वाले 12 से 18 घंटों में मुझे ये काम करना है, तब जाके मेरे जानवर को एक ही झटके में मेरी गाय जो है पेट से रहती है, प्रेग्नेंट है। 21 दिन मेरे, क्योंकि 21 दिन अगर उसमें से जाते हैं तो उतना मेरा लॉस है। मेरे पास में अगर 10 लीटर दूध देने वाला जानवर है, अगर वो 20 दिन अगर मेरे को दूध दे देगा तो मेरा 200 लीटर दूध का नुकसान हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये होगा नस्ल सुधार का। दूसरा चीज है हम लोगों को अभी जानवरों को खाद कैसे देना है। खाद देने के लिए जैसे मैंने बोला आपको कि आपको गाय है तो 30 किलो देना है, भैंस है तो 40 किलो देना है, समझ में आया यहाँ तक। अब ये 30 किलो में हम लोगों को क्या देना है, तो हम लोगों को जो सूखा चारा है वो देना है 8 किलो तक, 6 से 8 किलो सूखा चारा। कितना देना है? 6 से 8 किलो सूखा चारा देना है। उसके बाद में हम लोगों को देना है 15 से 20 किलो उसको हरा घास देना है। हरा चारा जो होता है वो है 15 से 20 किलो। और सबसे आखिरी में आता है खाद, जो खली बोलते हैं, खली नहीं देना है ज़्यादा। जब 30 रुपये आप खर्चा कर रहे हैं ना खली पे, ये फिजूल का खर्चा कर रहे हैं आप। मैं आपको सस्ते वाला एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ जो आपको खली देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो खाद वगैरह जो होता है, जो अलग हम लोग जिसको बोलते हैं या खाद जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोगों को जानवर को देना है 1 किलो उसके खुद के लिए। जो भी हम लोग उसको पशु खाद या खाद देने वाले हैं, ये देना है जानवर को खुद के लिए 1 किलो हर एक दिन में, चाहे वो दूध दे, चाहे वो पेट से हो या चाहे वो खाली हो, 1 किलो तो उसको देना है। बताएंगे उसके बाद में आने वाले हर एक लीटर दूध पे हम लोगों को उसको देना है आधा किलो। 4 लीटर अगर मेरी गाय दूध दे रही है तो मुझे कितना देना होगा? 1 लीटर दूध के लिए कितना देना है? आधा किलो। तो 4 लीटर दूध के लिए कितना देना पड़ेगा? 2 किलो। यानी 1 किलो उसके खुद के लिए हमने दिया और आने वाले 2 यानी 4 लीटर दूध के लिए हमने 2 किलो दिया, तो इसका मतलब 3 किलो उसको मुझे खाद देना है। ये खाद भी हम लोगों को घर पे कैसे बनाना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ तक समझ में आया? 30 से 40 किलो का हिसाब लग गया आप सब लोगों का, बराबर। अभी पहले हम लोग बात करेंगे सूखा चारा। सूखा चारा हम लोग क्या देते हैं जरा बताएंगे? भूसा देते हैं, गेहूं का भूसा देते हैं और सोयाबीन का भूसा देते हैं। जो भी हम लोगों के पास में खेती में से निकलने वाली चीजें हैं ये हम लोग उसको देते हैं, बराबर। गेहूं का भूसा आप लोगों ने बताया, गेहूं के भूसे की मैं बात करता हूँ आगे, बराबर।
गेहूं का भूसा सबसे घटिया किस्म का खाद है। गेहूं का भूसा जो है जानवरों के लिए जितने भी खाद होंगे उसमें से सबसे घटिया किस्म का खाद कौन सा है? गेहूं का भूसा। कैसे? आपने गेहूं का भूसा देखा होगा, हाथों में छाले आ जाएंगे। गेहूं का भूसा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा चमचमाता है। गेहूं पानी में आने वाली फसल है, धान जो है ये पानी में आने वाली फसल है। तो इसलिए भगवान ने वो जो धान की फसल है या जो गेहूं की फसल है उसको एक उसका जो होता है ना फसल, उसको कोटिंग करके रखा है। उसको लिग्निन का कोटिंग बोलते हैं। जिनको शायद जो पढ़े लिखे हैं उनको पता होगा। ये जो लिग्निन जो होता है, यानी लिग्निन माने एक उसको ऐसा जैसे हम लोग घर को पेंट करते हैं ना, घर को रंग देते हैं ना, कलर करते हैं ना। तो घर को हम लोग कलर करते हैं क्योंकि बाहर से कुछ चीजें हमारे घर में आने को नहीं होना चाहिए। पानी का जो फॉग जो है उसकी वजह से हमारे अंदरूनी घर में कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग बाहर से घर को पेंट करते हैं। तो उसी ढंग से भगवान ने वो जो गेहूं का जो पौधा बनाया है उसको एक लिग्निन का कोट करके बना के रखा है कि जो पानी में भी जल्दी से ना घुल सके। अब जो गेहूं का भूसा पानी में नहीं घुलता है वो जानवर के पेट में घुलेगा नहीं घुलेगा। तो हम लोग, अगर आप लोगों का ऑब्जर्वेशन होगा, अगर आप लोग देखते होंगे तो जो किसान जानवरों को गेहूं का कितना समय में गेहूं का भूसा खिलाते हैं, उन लोगों के पास में जो जानवर है वो ऐसे दुबले लगते हैं, उनके दे देते। आप लोग घर पे जाके देख लीजिए, जो गेहूं का भूसा खिलाते होंगे उन लोगों ने अपने खुद के जानवरों को देखना कि क्योंकि हम कितना भी उसको चारा डालेंगे, गेहूं का भूसा डालेंगे, वो सुधरेगा नहीं। उसका कारण यह है कि जितना भी भूसा खा रहा है वो उसके खुद के शरीर में पचाने के लिए है, उसको पूरी एनर्जी उसकी लगेगी, बराबर। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो गेहूं का सबसे घटिया किस्म का भूसा है उसमें से मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि जो आप खल्ली उसको खिला रहे थे, ये खल्ली में से जिस चीज के लिए आप उसको खल्ली खिला रहे थे वो खल्ली वाला पूरा मटेरियल हम लोग वो भूसे में से कैसे निकाल सकते, समझ रहा है ना। जो सबसे घटिया किस्म का भूसा है उसमें से हम खल्ली वाला जो मटेरियल है, जिसे हम लोगों को खल्ली में से मिल रहा था, वो हम लोगों को भूसे में से कैसे मिल सकेगा, उसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप लिख लेंगे। आपके पास में जितना भी सूखा चारा है, मानो तनिस यानी क्या बोलते हैं आप लोग, चावल का भूसा है, क्या बोलते हैं उसको? राइस्ट्रो, धान की पुराल, कुराल। वो आप उसको आप लोग उसको बना के रखते हैं ना, उसके ईंटें मार के रखते हैं ना, हाँ तो है ना। और गेहूं का भूसा है, अभी गेहूं है आपके पास में, ये जो गेहूं का भूसा है सर यार, ये जो गेहूं का भूसा है, ये गेहूं का भूसा अब हम लोग तो कहीं पे रखते हैं ना, यस, क्या करते हैं, स्टोर करके भंडारण करके रखते हैं, बराबर है। तो ये जो गेहूं का भूसा या जो धान का जो आप जो राइस्ट्रो तनी जो रखते हैं या जो भी सोयाबीन है, तूर है, मूंग है, उड़द है, जो भी फसल है हमारे खेत में, उसको हम लोग हमारे जानवरों के लिए कहीं भी उसका भंडारण करके अगर रखते हैं तो एक बहुत आसान और सबसे सादी वाली उसको हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है। उसको हमने जमीन पे बिछाना है। आपके पास में जितना भी होगा सूखा वाला चारा, मैंने आपको बताया एक जानवर को एक दिन में अगर 6 से 8 किलो लगता है चारा, साल के होते 365 दिन, बराबर है। तो 365 दिन में मेरे एक जानवर को कितना चारा लगता है इसका गणित तो मुझे आता होगा, बराबर। मेरे पास में कितने जानवर है ये मुझे पता होना चाहिए। मेरे पास में अगर 4 जानवर है, एक जानवर को 8 किलो लग रहा है, 365 दिन है साल के, तो मुझे कितना चारा भंडारण करके रखना है ये मुझे सोचना है। क्योंकि बारिश के दिनों में या अभी देखिए, अभी आपके पास में अभी गेहूं का फसल है ना, गेहूं निकल गया है, निकलने में है, हरभरा निकल गया है, कई जगह निकलने में है। तो ये जो गेहूं है, ये जो हरभरा है, इसका आपको अगर भंडारण करके रखना है तो जितना भी आपके पास में हो, आपके पास में नहीं भी हो तो किसी और से जिसके पास में ये हो, ये आप उससे खरीद लेंगे। ये तो बहुत सस्ते दाम में आपको बेचेंगे ना, है ना। भूसा तो आप तो क्या अनाज के दाम में बेचेंगे क्या, तो
भूसा तो भूसे के दाम में बेचेगा ना, तो खरीद लो आप। अगर आपके पास में जानवर है, किसी को अगर ये, मैं आखिर में बताऊंगा, हर एक जो चीज मैं बता रहा हूँ ये खुद ही में एक बिजनेस है। हम लोगों के पास में इतने सारे जानवर है, हर एक गांव में दूध का धंधा है। कितने लोगों के पास में चारे की खेती, यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे भी लोग हैं, कितने लोगों के पास में चारे की खेती कि मैं मेरे जो खेत है, खेत में मैंने सिर्फ लगाया मक्का लगाया, चौरी लगाई, उसमें लूसन लगाया, बरसिम लगाया, जो जानवरों के लिए खाद बोल के मुझे बेचना है, और मैंने गांव के गांव में उसको बेच दिया। बेचते समय मैंने उसका कुट्टी बनाया, बराबर, और कुट्टी बना के मैंने वो जिसके पास में जानवर है उसको बेचा। वो कुट्टी, वो जो चारा मैंने उसको बेचा है, वो खा के जानवर उसका दूध अच्छा देगा और मेरे को उसके पैसे मिलेंगे, उसकी आमदनी बढ़ेगी, मेरी भी आमदनी बढ़ेगी। समझ रहे हैं? लेकिन हम लोगों ने ये कभी नहीं किया। हम लोग तो सिर्फ सोयाबीन लगा के बैठे। सोयाबीन में पहले मिलता था 15 क्विंटल, अब आ गया 8 क्विंटल। भाव पहले क्या मिलता था, अभी क्या भाव मिल रहा है? तो हम लोगों को वही चीजें जो है, जिसको मार्केट में हम लोगों को जो सेलेबल है, जिसको हम लोग बेच सकते हैं, वही चीजें हम लोगों को। तो ये जो मेरे जो यंग भाई यहाँ पे बैठे हैं, जो जवान हैं, इन लोगों ने अगर ऐसा ग्रुप बना के अगर ऐसा काम किया होता है कि चलो यार हम लोग ये जो लोग भूसा जो है ये तो जला के देते हैं। गेहूं का भूसा आमतौर पे जला के खेतों में, क्योंकि वो जमीन में भी जल्दी से उसका विघटन नहीं होता है, बराबर। तो इसीलिए अभी हम लोगों को, अगर हम लोग ये खरीदते हैं, जमीन के ऊपर आप जहाँ पे अच्छी सूखी जमीन हो, ये पूरा जितना भी आपके पास में सूखा चारा है उसको आप भंडारण से पहले जमीन के ऊपर उसका 1 फीट का उसकी गद्दा बना के रखें। मानो मेरे पास में ये पूरा इतना सारा भंडारण मुझे करना है, मेरे पास में जितना भी सूखा चारा है, वो चाहे वो गेहूं का भूसा हो, सोयाबीन, तूर हो, उड़द, हरभरा हो, या जो भी फसल हो, जो भी मेरे पास में सूखा चारा हो, उसको मैंने भंडारण से पहले 1 फुट की उसकी गादी बना के ऐसे ही हवा में रख दी। समझ में यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत आखिरी वाले भाई समझ रहा हूँ? जहाँ पे भी सवाल हो, जहाँ पे भी दिक्कत हो, तुरंत मुझे आप बोल देंगे कि सर ये समझ में नहीं। अभी हमने क्या किया कि जो भी सूखा चारा है उसका 1 फीट का हमने उसका गद्दा बना के रखा। ड्रम मालूम है सबको? यस जी। पानी का जो ड्रम होता है उसमें कितना पानी बैठता है? 260 लीटर। एक ड्रम जो होता है पानी का, उसमें 60 लीटर पानी बैठता है। तो हमने 1 ड्रम भर के पानी लिया, मतलब 60 लीटर पानी लिया, बराबर। लिख दो, एक ड्रम में पानी लेना है, यानी 60 लीटर पानी लिया है। मैंने आपको इससे पहले जिक्र किया है कि अगर आपके पास में है यूरिया, हर एक के पास में यूरिया होता है, तो 4 किलो यूरिया हमको लेना है। 4 किलो यूरिया, ये जो हमने 1 ड्रम में 60 लीटर पानी लिया है, इसमें डालना है। समझ में? सर ये पानी के हिसाब से वेरिएशन मतलब बढ़ेगा या घटेगा? यूरिया की मात्रा जो है तो वो 60 पानी, लीटर के बोल रहा हूँ। हाँ मतलब नहीं, जैसे अगर ज़्यादा या कम लेते हैं तो फिर वो यूरिया की मात्रा कम ज़्यादा होगी या? उसके लिए भी बोलता हूँ ना जी। अभी देखिए, 1 ड्रम पानी में मेरे पास में अगर 200 क्विंटल है तो इतना मैं भिगा सकता क्या? नहीं। तो इसीलिए क्या करना है, हाँ। मैं आगे बताऊँ। ठीक। ये हमने उसका गद्दा बना के रखा है। 1 ड्रम में पानी लिया, उसमें 60 लीटर पानी बैठा, उसमें हमने 4 किलो यूरिया डाला, उसका घोल बनाया। अब ये मोटा वाला नमक मिलता है, अभी आयोडाइज नमक तो हम लोग अभी खा रहे हैं, इससे पहले गांव में तो हम लोग मोटा ही नमक खाते थे। ये जो जाड़ा वाला नमक है, ये जाड़ा वाला नमक ले रहा है 2 किलो, वो भी वो पानी में डालेंगे। ड्रम में पानी लिया 60 लीटर, 4 किलो यूरिया लिया, उसमें 2 किलो हमने नमक डाला, बराबर। उसके बाद में ये काला वाला गुड़ होता है, ये अगर आपके पास में अगर शुगर फैक्ट्री है, अगर शुगर फैक्ट्री है बोलो ना, तो उसमें जो मंडी होती है ना, मड़ी, वो मड़ी लेना है आपने 5 किलो, 5 यानी लीटर लेंगे आप। तो 5 लीटर मड़ी आपने उसमें पानी में डालना है। या तो काला वाला जो गुड़ होता है वो भी 4 से 5 किलो, या जो मड़ी होती है वो भी 4 से 5 लीटर आपको डालना है पानी में। उसका घोल बनाया आपने, बराबर है ना? आपने लिख लिया है, आपने लिखा, ये लिखा। किसानों ने बाद में क्या गफलत कर दिया, उसमें उन्होंने
तो यूरिया की जगह उसमें नमक डाल दिया, नमक की जगह मड़ी डाल दी, बराबर। तो ये आपको पेन पैड शायद इसके लिए दिया होगा कि आप लिख पाए। मड़ी लिखने वाली चीज़ हम लोग भूलते नहीं, क्योंकि 3 दिन आप यहाँ पे रखेंगे, मेरे से बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल के जाएंगे, तो हमारे भी दिमाग में रहेगा कि किसने क्या बोला था, इसलिए हम लोगों को लिख के लेना है ना। तो ये घोल बनाया, जितना भी मैंने सूखा चारा जमीन के ऊपर बिछा के रखा है, उसके ऊपर हम जैसा हमारे घर में वो छिड़काव डालते हैं ना, महिलाएं घर में सुबह होते ही छिड़काव डालते हैं घर के बाहर, तो उसका थोड़ा सा गाढ़ा सा जो है छिड़कावा उसमें डालना है, जितना भी चारा बिछा के रखा है। अभी इनका जो सवाल था कि मेरे पास बहुत सारा चारा है, ये हो गया 100 किलो चारे के लिए जी 100 किलो चारे के लिए 7 लीटर पानी में हम लोगों ने घोल बनाया। जी अभी चारा तो हम लोग तो कुछ गिन के नहीं लेंगे, तो हमने 1 फीट का उसका गदा बना के रखा है। तो जब तक के ये 1 ड्रम पानी में मेरा जितना भी गाढ़ा उसमें हम लोग छिड़काव डालते हैं उतना डालना है, फिर से हमने घोल बनाना है, फिर से डालना है। हाँ। जब तक कि मेरा पूरा चारे पे मैं जाड़ा वाला उसका ये नहीं बनाता हूँ, छिड़काव नहीं डालता हूँ, तब तक कि हमने घोल बना के डालना है। यहाँ तक समझ में है, बहुत आसान है, कोई महंगी चीज मैंने आपको बताया नहीं इसमें, बराबर है, आसान है। फिर हमने क्या करना है कि इसको हमने 2-3 बार पलटी देना है। जो सूखा चारे पे हमने छिड़काव डाला है उसको हमने 2-3 बार उसको पलटी देना है। पलटी देने से क्या होगा कि जो मैंने ऊपर जो डाला हुआ था छिड़काव, वो आखिरी तक के मेरे हर एक जो मेरे पास में जितना भी चारा है वो करीबन भीग जाएगा उसमें, बराबर। अब जाके इसको हमने जितना जैसा हम लोगों को भंडारण उसका करना है, अगर हॉल में करना है, किसी पेड़ के नीचे करना है, जहां पे भी करना है, उसका भंडारण अभी हम लोग कर सकते हैं। अभी भंडारण करते समय हम लोगों को उसमें एक सबसे अहम उसमें एक बात करनी है कि इसको हम लोगों को जो है दबा के उसको क्या करना है। अभी एक जैसा हमने इधर 1 फीट में का इसका बनाया था ना गड्ढा, तो भंडारण करते समय भी हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 फीट का गड्ढा जमीन पर रखेंगे। धुमस समझ रहे हैं ना सब लोग? तो धुमस लेके उसको जो है धुमस से उसको दबा के रखना है। फिर से उसका दूसरा 1 फीट का लेयर लेना है, उसको भी हमने दबाना है। उसमें से जो हवा है, इससे क्या होगा कि जो चारा है, सूखा चारा है, इसमें से जो हवा होगी ये पूरी निकल आएगी, हम लोगों को उसमें हवा नहीं लगेगी। उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। बोलते हैं ना, बोलते हैं। हो बाबा, माझं चालू आहे लेक्चर आहे, मला एक 15 मिनिटं लागतात, 15 मिनिटं लागतात। थांबा। अभी 1-1 फीट का थर किया, उसको हमने उसका धुमस बना के रखा। ये पूरा हमने इस प्रकार से जितना भी चारा था जिसको हम लोगों ने भिगाया है उसका हमने भंडारण करके रखा। उसके ऊपर से हमने प्लास्टिक से उसको ढक देना है, प्लास्टिक से उसको हम लोगों को ढक देना है। हो गया, ये इतना आसान सा तरीका है। अभी हम लोगों को इसको कितने दिन रखना है ऐसा प्लास्टिक से ढके हुए, उसको हमने रखना है 21 दिन, 3 हफ्ते उसको रखना है। 21 दिन ये हम लोग अगर उसको ढके रखेंगे, उसके बाद में हमने उसको एक तरफ से उसका मुंह खोलना है और ये चारा हमने उसको बाहर निकालना है। अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये एकदम ऐसा गर्म आपको लगेगा अंदर से, बराबर। दूसरी चीज आपको ये लगेगी कि आपने जो अभी हमने इसको प्रक्रिया किया है, बराबर है, उसको हमने ट्रीटमेंट किया है। ये वाला अगर चारा हम एक हाथ में लेंगे और दूसरा वाला जो गेहूं का भूसा है जिसको हमने ये कुछ किया नहीं, वो वाला भूसा अगर एक हाथ में लेंगे, दोनों को दबाएंगे आप, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि आसानी से दबाएंगे, बराबर, एकदम नरम हो गया। और दूसरा वाला जो है जो सूखा है एकदम कड़क है, बराबर। दूसरा उसमें का एक है कि अगर आप जिसको हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है उसको आप अगर सूंघें, कि अगर आप खुशबू लेंगे तो आपको अभी शायद तो मेरे को पता है आप में से कोई दारू नहीं पीता होगा, लेकिन आमतौर पे हम लोगों को दारू की स्मेल मालूम है, याद है, बराबर है, तो पीता नहीं ना। तो ये जो दारू की जो यानी अल्कोहलिक स्मेल जो आती है, ये उसमें से हम लोगों को आती है, जो जानवरों को भी अच्छी लगती है, जानवर बड़े चाव से उसको खाते हैं। अभी इसमें क्या हो गया है,
कि हमने इसमें डाला है, क्या क्या डाला हम लोगों ने इसमें? यूरिया डाला, गुड़, यूरिया, नमक, नमक और गुड़ डाला, मड़ी मड़ी डाली, बराबर। अभी मड़ी डालने से क्या होगा या गुड़ डालने से उसमें शक्कर मिल गई। जैसा 1 कप अगर मैं चाय पीता हूँ, शुगर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शुगर शुगर जो है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें से मिलते हैं कि जो हम लोग अभी आप लोग बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें करने के लिए, चलने फिरने के लिए मुझे जो लगती है चीज़ वो है कार्बोहाइड्रेट, मेरे शरीर में जो लगती है, तो उसके लिए हम लोग शक्कर खाते हैं। तो ये शक्कर उसको मिल गई जानवर। दूसरी चीज़ हमने उसमें डाली नमक। ये जो नमक हमने डाला, ये नमक में से हमारे जानवर को मिल गया है फॉस्फोरस मिल गया है, उसमें से आयोडीन मिल गया, उसमें से कैल्शियम उसमें मिल गया। ये तीनों चीज़ें नमक में से मिल गई। जिसके पास में जानवर हो उसने अपने घर में नमक का एक बोरा तो रखना ही है। काला गुड़ और नमक, ये दोनों चीज़ें हमारे जानवरों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो सस्ते में मिलती है। सर इसको लगभग कितने किलो देना चाहिए? तो मैंने 6 से 8 किलो पहले बताया। अभी हमने इसमें यूरिया डाला, यूरिया का आपको पता चल गया। अभी अगर यूरिया, किसी के ध्यान में ये भी आया होगा कि अगर यूरिया अगर खाता है तो मेरा जानवर मर सकता है, बराबर है। तो इसलिए हमने क्या किया, यूरिया को हमने ऐसा नहीं दिया, यूरिया का हमने घोल बनाया, उसको पानी में मिलाया, फिर उसको हमने 21 दिन उसको ढक के रखा, बराबर है। उसमें से क्या होगा कि जितना भी यूरिया था उसका तो पूरी भाप बन गई और वो उसमें जो भी हमारा चारा था उसमें पूरी मिक्स हो गई। तो उसके कारण हम लोगों को प्रोटीन्स जो हमारे जानवरों के दूध के लिए हम लोगों को जरूरी है वो मिल गया हम लोगों को यूरिया में। तो ये मिला के हो गया जो खल्ली हम लोग दे रहे थे 30 रुपए किलो की, बराबर है, उसमें से भी ये चीज़ें नहीं मिलती। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को, इसकी मात्र 3 रुपए किलो, अगर आप उसका अगर इकोनॉमिक्स निकालोगे तो 3 रुपए किलो प्रति किलो आपको इसका खर्चा आएगा, जो 30 रुपए किलो की खल्लियाँ बच जाता है हमारे। और ये सब हमारे पास नहीं है, कहीं दूर से लाने की जरूरत आपको पड़ी क्या? कोई आसान, कोई आपको सब आसान लगा ना? आसान है, आप बना सकते हैं, बनाओगे ना? बनाओ, आप मेरे को फोन करेंगे। दूसरी चीज है हरी, मेरे पास में 10 मिनट है खाली। हरी घास हमारे जानवरों के लिए सबसे अहम होती है, बराबर है। अगर हरी घास हम लोगों को अगर धूप काटनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर हम लोगों के पास में बारिश के दिनों में हरी घास होती है, ये बारिश वाली हरी घास हम लोगों को धूप काटने में इस्तेमाल करनी है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि एक तो कोई आप में से जिसके पास में इरिगेशन की फैसिलिटी हो, उन किसानों ने सिर्फ चारे की फसल की अगर हम लोग अगर लगाएंगे और उसको गांव में बेचेंगे तो हमारे किसानों को फायदा हो जाएगा, जो दूध उत्पादक है उनको फायदा हो जाएगा, आपको एक धरना मिलेगा, बराबर है। इसमें नुकसान की कोई गुंजाइश है क्या? इल्ली आ गई और फला आ गया, बारिश आ गई, भाव नहीं मिला, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये आसान चीजें हैं जो हम लोगों को करनी है। कोई किसान ऐसा कर सकता है, या तो जो हरी घास हम लोगों के पास में बारिश के दिनों में ज्यादा होती है, अभी हम लोग वो विडिसाइड यूज कर रहे हैं, तणनाशक यूज कर रहे हैं, बराबर है। तणनाशक यूज करते कि आप लोग करते हैं ना, क्योंकि आप लोगों को तन नहीं चाहिए, आपको घास नहीं चाहिए, है ना। हालांकि आपके पास में जानवर है, ये तो ये आपकी सोच होती है। लेकिन ये जो तन होते हैं, ये जो घास होती है, ये हमारे जानवरों के लिए खाद, सबसे सस्ता वाला खाद होता है, जो हम लोग आना नहीं चाहते हमारे खेत में, है ना। इसका ही हम लोग प्रबंध कर रहे हैं कि हम लोगों को घास बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, ऐसा ही मान के चलिए, क्योंकि लेबर का प्रॉब्लम है, लेकिन वो सोल्यूशन उसमें नहीं है कि हम लोग विडिसाइड का यूज करें। उसके लिए हम लोगों के पास में बाकी सारे टेक्निक्स हैं जो शायद दूसरे लेक्चर्स में से भी आपको मिलेंगे। हरी घास हम लोगों को अगर साल भर चाहिए तो हम लोगों को उसका बनाना है अचार। जैसा हम लोग आम जो होता है ना, जो धूपकाली में आम मिलता है हम लोगों को, हरा वाला आम, ये साल भर खाने के लिए हम उसका अचार बना के रखते हैं। तो बारिश के दिनों में जो हम ज़्यादा हरा घास हमारे पास में है, उसका भी हम लोग अचार कैसे बनाएंगे 2 मिनट में आपको बताऊंगा। जैसा कि हम लोग, मैंने आपको हरी घास जो भी होती है, अगर जवार सबको पता है, जवार अगर आपके खेत में है, उसके जब दाने आते हैं तो दाना अगर आप दबाएंगे उसमें से दूध निकलता है ना। तो ये जो स्टेज होती है, या तो मकई आपकी होती है, मकई के जब तुरे निकल के आते हैं, जवार में दूध आना दाने में, और मकई में क्या बोलते हैं उसके तुरे आना, ये ऐसी स्टेज होती है कि मोरे से 5 मिनट आप, ये ऐसी चीज होती है कि
जिस समय इसको हम लोगों को काटना है खेत में से। इसके अलावा जो भी हरी घास आपके खेतों में है, जो बारिश के दिनों में आती है, तो बारिश गिरने के बाद में 3 महीने के बाद में जो भी हरी घास है उसको आप काट सकते हैं। या तो ज्वार या मकई मैंने जो बोला, ये भी आपको 90 दिनों में आने वाली ये फसल है, साल भर में आप कभी भी ले सकते हैं। इसको भी आप अगर मानो आपने इसको जून जुलाई में बारिश के दिनों में लगाया, तो करीबन दिवाली के दरमियान ऐसी चीज आती है कि ये दूध के दाने वाली स्टेज या तुरई वाली स्टेज आती है। इसको हमने काट लिया, इसकी हमने बनाई कुट्टी। कुट्टी समझते हैं ना सब लोग? कुट्टी समझ रहे हैं ना? Yes. उसको बारीक किया कड़वा कटर में से, है ना? अब कड़वा कटर में से उसको हमने बारीक किया और उसका हमने जिस ढंग से हमने ये सूखी घास हम लोगों ने उसका जो भंडारण किया था, तो हम लोगों को हरी घास का जो भंडारण करना है उसके लिए हम लोगों को जमीन में एक तो गड्ढा बनाना है, या जमीन के ऊपर हम लोगों को ऐसा एक आधा हौदा बनाना। मानो जमीन के ऊपर मैंने ऐसा हौदा बनाया, बराबर? मेरे पास में ज्यादा जानवर नहीं है, मुझे जमीन के अंदर ही, क्योंकि सस्ते वाली चीज है कि मेरे पास में जमीन है, उसमें मुझे गड्ढा करना है। तो ऐसी जमीन का हम लोगों को वहां पे जिस हरी घास रखने के लिए ऐसी जमीन हम लोगों को लेनी है कि जहाँ पे नीचे से किसी दूसरी तरह से पानी ना आए, थोड़ी जिसमें मुरूम होता है ना? ऐसे अगर हम लोग जमीन का इस्तेमाल करेंगे तो जमीन के अंदर खड्डा बनाओ, 1x1 का खड्डा बनाओ। 1x1 मीटर बोले तो छोटा खड्डा होगा। अभी आप लोगों को एक जानवर को कितना चारा देना है? 15 से 20 किलो प्रतिदिन देना है, साल भर देना है, कितने जानवर है इसका कैलकुलेशन करके आप उसका गड्ढा बनाते जाओ। जितना भी बड़ा आप गड्ढा बनाएंगे, लेकिन आपको उसमें काम करने के लिए भी आपको जगह रखनी है, बराबर? इसलिए कम से कम 10 फीट ऐसा, 10 फीट चौड़ा और लंबाई वाला जितना आपके पास में चारा है वैसा आप खड्डा बनाएंगे। उसके अंदर आप शुरू में जो है 1 फीट का जो सूखा चारा होता है वो नीचे डालेंगे, सबसे नीचे खड्डा बना के 1 फीट वाला उसमें सूखे चारे का हिस्सा रखेंगे। और ये जो हरी घास की हमने कड़वा कटर में से निकाल के उसकी जो कुट्टी बनाई है, ये कुट्टी अब हमने उस पर डालनी है। गड्ढे में जो हमने 1 फीट का सूखा चारा रखा है उसके ऊपर हम लोगों को ये हरी घास डालनी है। अब इसको डालते समय हमने क्या करना है, 1 फीट का मानो 1 फीट का मैंने ये गड्ढा बना के डाल दिया हरी घास का, बराबर? जिस ढंग से मैंने सूखा चारा एक ड्रम में 60 लीटर पानी लेके उसमें 4 किलो यूरिया, 2 किलो नमक और 4 से 5 किलो मरी डाल के उसका घोल बनाया था, उसी ढंग से घोल बना के हमने ये जो हरी घास का हमने 1 फीट का था उसमें डाला है, गड्ढा बना के उस पर हमने उसका छिड़काव डालना है, फिर उसको दबाई करना है, बराबर? फिर से दूसरा उसका हरी घास का एक गड्ढा बनाना है 1 फीट का, उसके ऊपर ऐसा जिस ढंग से हमने ये सूखी चारे में किया वही हम लोगों को ये हरी चारे में भी करना है। फिर हमने ऐसा उसका दबाते उसको अपनी जमीन के ऊपर लाना है, बराबर? जमीन के ऊपर जब लाएंगे तो क्या होगा कि बीच में वो कम से कम 4 से 5 फुट उसको ऊपर लाएंगे आप, फिर उसका जैसा होता है ना कवर होती है ना, उस ढंग से आ जाएगा। उसको हमने ऊपर से फिर से 1 फीट का जो है सूखे चारे का उसको ऊपर से हमने उसको कोटिंग करके रखना है और फिर उसको हमने प्लास्टिक से ढक देना है। उसके ऊपर हम, क्योंकि क्या है कि हम लोगों के देहात में क्या होता है, कुत्ते ज्यादा होते हैं, फिर ये कुत्ते क्या करते हैं कि थोड़ा उसमें से उसको सुगंध आती है ना तो उसको तोड़ते हैं, तो इसलिए हम लोगों को उसको ऊपर से जो गोबर होता है, गोबर और मिट्टी से उसका एक पोत बना के उसके ऊपर डालना है, बराबर? फिर ऊपर उसके ऊपर आप कुछ ऐसे कांटे बीटे डाल दो ताकि कोई उसके ऊपर दूसरा जानवर ना आ सके। ये हो गई हरी घास की हमने उसका जो हमें आचार बनाना है उसकी विधि। इस ढंग से हमने उसको 30 दिन रखना है, 90 दिन उसको रखना है। कितने दिन? ये 3 महीने के बाद में जब हम ये हरी घास उसको निकालेंगे गड्ढे में से, तो इसकी भी जैसा मैंने आपको बताया, ये सूखे चारे में से जिस ढंग से उसकी खुशबू आ रही थी उसी ढंग से इसकी खुशबू आ जाएगी। इसकी हम लोग ईंटें भी बना के दे सकते हैं। मैंने कुछ जो मेरे युवा भाई है, ये पूरे उनके बिजनेस इधर सेट हो गए, बराबर? ये सूखे चारे की ईंट बना के बेचते हैं, 5 किलो 10 किलो 15 किलो की ईंट बना के बेचते हैं। हरी घास की भी आप ईंट बना के बेच सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मड़ी का, अगर मड़ी ज़्यादा डालेंगे तो उसकी अच्छी सी ईंट भी बनेगी। वैसे भी आपको अगर ये जमीन में से निकालना है तो इसको आपको खोद के निकालना पड़ेगा, ये तो आसानी से निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको पूरा प्रेशर टेस्ट, इसके ऊपर ट्रैक्टर चला दीजिएगा, एक थर डाल दिया उसके ऊपर ट्रैक्टर चला, फिर से दूसरा थर डाल उसके ऊपर ट्रैक्टर चला, इस ढंग से आपने उसको दबा के देना है। यहाँ तक समझ में आया?
तो ये हो गया सूखा घास और हरी घास। अब किसी की समस्या रहेगी क्या कि मेरे पास में घास नहीं है? देखिए, मेहनत करोगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे, बराबर। मेरे जैसे भाषण करने वाले बहुत सारे आएंगे, मेहनत आपको करनी है। हमारे इधर दूध न बढ़ने का सबसे आसान कारण यह है कि हम लोगों को मेहनत नहीं करनी। थोड़ा अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो ये उसका आंसर है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे पास में धूप काले में हमारे पास में जितने भी आप पेड़ पौधे देखते होंगे, तो नीम से लेके तो उम्बर है, हाथगा है, बेर है, आंवला है, जो भी आपको दिखता है पेड़, अप्रैल महीने के बाद में उसको नहीं उसको पाना, नहीं उसको क्या बोलते हैं, हरा भरा हो जाता है धूप काले के दिनों में। तो इसके जो पत्ते होते हैं, इसके पत्ते भी इस ढंग से आप अगर लाते हैं, एक आप घर पे जाके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने भी पेड़ पत्ते होंगे उन पेड़ पत्तों को आप यूरिया की थैली है, यूरिया की थैली में उसको आप ला के डाल दो, उसको दबा के उसको, बाकी कुछ मत करो उसको बहुत दबा के हो, उसमें हवा बिल्कुल भी मत रहने, और उसका मुंह जो है वो पक्का सा बांध दो आप, और उसको फेंक दो एक कोने में। 3 महीने के बाद में उसको आप निकालो, और 3 महीने के बाद में उस पत्ते का देखो क्या, पत्ते आपको वैसे के वैसे मिलेंगे, पत्ते आपको और ज्यादा नरम होते हुए। तो धूप काले में जब हम लोगों के पास में ये चीजें नहीं होती, हम लोग तो फिजूल के खर्चे कर रहे हैं। 30 रुपए किलो की अगर आप खाद दे रहे हैं, उसको खली दे रहे हैं, तो ये आपको तो उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ करोगे तो ही आपको ये चीजें मिलेंगी, अदरवाइज तो चलते आ रहा है, फिर तो हम लोग किसी और को ब्लेम दे रहे हैं। अगर आपको घर के घर में अगर खाद बनानी है, तो कृषि उत्पन्न बाजार समिति में हम लोग जब हमारे अनाज बेचते हैं, तो वहाँ पे उसकी चलनी होती है ना, कृषि उत्पन्न बाजार समिति में। तो वहाँ पे जो टूटे वाले जो चलने में से जो बाग हो गए दाने, इसको हम लोगों को खरीदना है। हम लोग उसको मातेरे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, मातेरे बोलते हैं। तो ये जो मातेरा जो होता है, इसको हम लोगों को खरीदना है, और इसका हम लोगों को भंडार बना के अगर जानवर को देंगे, तो उसके खुद के लिए 1 किलो और आने वाले हर एक लीटर दूध के लिए आधा किलो, इस ढंग से अगर आप देंगे, तो आप यहाँ से जाने के बाद में जब भी ये चीजें करोगे, तो आप इसका जमा खर्चा लिखेंगे कि मैंने जो आपको बताया उसके लिए आपको खर्चा कितना लगा, बराबर है, और उसमें से आपका दूध कितना बढ़ गया। अगर दूध नहीं बढ़ गया तो मेरे को कॉल करेंगे, लेकिन जिस ढंग से मैंने आपको बताया है उस ढंग से जानवर को बांधो मत, जानवर को आप खुला रखो। अगर बांधते होंगे जानवर को, तो उसको कम से कम 5 बार पानी पिलाओ। दूध में पानी मिलाने से कुछ नहीं होगा, जानवर को आप पानी पिलाओ। क्वेश्चन था हाँ, आप ट्रीटेड फॉडर बता रहे हैं, ये ट्रीटेड फॉडर मिल्किंग एनिमल्स को भी देना है या? अरे सर, ये मिल्किंग एनिमल्स की तो बात कर रहे हैं, अगर नॉन मिल्किंग पीरियड में तब भी दे सकते, ये तो साल भर उसको देना है। साल भर। अरे भाई, जो नॉन मिल्किंग एनिमल है तो खाली नहीं है ना, उसके पेट में बच्चा है। मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 महीने के बाद में गाय अगर है, तो उसको 2 महीने के बाद में हमें उसको घरवास करना है। उनको भी दे सकते हैं, बिल्कुल उनको कोई नहीं दे एडवांस सकते, नहीं। क्योंकि हमारे पास में कोई आपके इधर ऐसा होता है क्या कि भाई जानवर ने दूध देना शुरू कर दिया, तो साल भर हम लोग उसको खाली रखते हैं, फिर साल भर जब तक कि दूध निकल लिया, और साल भर के बाद में हमारे ध्यान में आ जाता है कि यार ये तो यार पेट से नहीं है ना, ऐसा होता है क्या? हमारे इधर ऐसे क्या जाता है, जब गाय जन्मती है तभी उसको खाली पिलाया जाता है दूध निकालने के लिए, तो वो दूध देने तब तो पशु अच्छे से देगा, फिर उसके बाद तो इतने नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने जो है उसको बहुत, हम लोग उस पर जुल्म ढा रहे हैं हमारे जानवरों को, बराबर। अब उससे कुछ नहीं होगा, आप खली का खर्चा निकालेंगे, लेकिन आप जितनी भी खली दे रहे हैं उससे ये 50% में आपका काम आ जाएगा। आप जो बोले वो सब यूट्यूब में भी काफी देखा है, लेकिन कोशिश इस्तेमाल करेंगे, आज तो मजदूरी कोशिश करेंगे। ये तो यहाँ पे तो हमारे जो अनपढ़ किसान है वो भी कर रहे हैं, बराबर ना। तो तब जाके वो 20-20, 25-25 लीटर एक जानवर से ले रहे हैं, 200-300 लीटर दूध आपके पास में निकलेगा, तब जाके आपको आगे उसमें कुछ पैसे मिलेंगे, बराबर। ठीक है, मेरा समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अगर समय मिलता है आगे चल के आपसे, अगर शाम के समय में बात, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको जो है ये आसपास कोई है क्या ये जो चारा खिलाते हुए है, ये तो आप करेंगे। आप तो मेरे ख्याल से इसमें से आप शायद ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप करेंगे और आपके पास में सब लोग देखने को आएंगे।
मैं आपको बोलूँगा, आप तो यूट्यूब भी इस्तेमाल करते हो। सर कॉन्टेक्ट नंबर सर का डिपार्टमेंट है, हम जब विजिट ऑर्गेनाइज किए वाले हैं तो सर के डिपार्टमेंट में हम जाएंगे, जो सर ने बताया है तो वहाँ पे डेमोस्ट्रेट एक्चुअली है वहाँ सर बहुत सारे जानवर हैं, ये जो सर ने बताया ये हर वहाँ पे चीज़ उपलब्ध है। हम अभी ये थ्योरी हो गया, ये हमने हमारा थ्योरी का पार्ट होगा, हम जाके जाने वाले हैं विजिट देने वाले हैं, वहाँ पे भी सवाल यहाँ पे ऑर्गेनाइज ऐसा किया वाला है, ये भी हो जाएगा बाद में दिखाएंगे। पहले देखते बाद में आते तो लिंक नहीं लगी, अब कुछ चीज़ें मालूमात हो गई, कुछ जहन में आ गई, जब देखेंगे तब ये और रिमाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 250 टन हरी घास जो है हमने आचार बनाया है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद में आजोला है हमारे पास, आजोला पता है Yes. आजोला भी आप कर सकते हैं, वो भी हमारे जो जानवर है, छोटे जानवर है, उसके लिए अच्छी चीज़ है। वो चीज़ें बताने के लिए एनिमल जो है हमारे पास जानवर है, उसके लिए हमारा दिन शायद कम पड़ जाएगा। लेकिन एक बात आप आखिरी वाला मेरा जो है ये कोट हमारा ध्यान में रखेंगे, अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो खेती के साथ में आप लोगों को ऐसी कुछ चीज़ें करना ही पड़ेगी, बराबर, तब जाके आपको, क्योंकि ये तो देखिए आप बाजार में दूध लेके गए और कभी ऐसा हुआ कि आज के दूध के भाव बहुत गिर गए, जैसा हम लोगों को आमतौर पे होता है, सोयाबीन में होता है, हरभरा में होता है कि भाव हमारे हाथ में नहीं रहते। इधर जो है दूध का धंधा जो है साल भर में इसके रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बराबर। और जो बच जाता है हमारे पास में उसके लिए भी हम लोग उसको प्रोसेस करके उसमें से भी अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आप आएंगे डेयरी में या लेना रहेंगे सर अपन होगा सर, अच्छा, तो आपको ब्रीड्स भी देखने के लिए मिलेंगे और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये भी आपको देखने। चलो थैंक यू। मेरा नाम है डॉक्टर सर, आपका मोबाइल नंबर है 9921 400 299 9921 400 299। सर नाम रिमाइंड करना। किशोर पीड़े। अच्छा, कोई सवाल किसी के? सवाल तो बहुत सारे होने चाहिए यार। अगर मेरा लेक्चर अगर आपको अगर समझ में आता होगा तो मेरे ख्याल से तो बोलिए सर। तो हम लोग इसी के लिए आए हैं। ये मेरा कोई भाषण नहीं था, बराबर है, ये मेरा भाषण नहीं था, तो ये मेरा आपसे डायलॉग था। अगर आपके ध्यान में कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। नहीं, ये सब जितने भी क्या वो तो सभी सवाल ग्राउंड में काम करते हैं वो तो हम बताते जरूर है लेकिन वो तभी 10% ही ग्रास करते हैं। 4 किलो 5 किलो मिलेगा। मतलब जो 16 किलो हमने डाला था, हमने जो सोचा था कि भाई मेरे फसल को ये 16 किलो मिलेगा, तो 16 किलो में से 5 किलो ही मिल रहा है, बाकी 11 किलो फिर से जमीन में पड़ा। अगले साल हम फिर 100 किलो डालेंगे, उसमें का सिर्फ 5 किलो मिलेगा, फिर 11 किलो जमीन में पड़ जाएगा। हमारे बाप दादा से हम लोग यही कर रहे हैं, हर साल 2-4 बोरे सुपर फॉस्फेट ला रहे हैं, जमीन में डाल रहे हैं। हमको लग रहा है कि भाई हमारे जमीन में सुपर फॉस्फेट मिल रहा है, लेकिन हमारे जमीन में सुपर फॉस्फेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाकी जो जीवाणु जो घटक है उसको जाके वो सुपर फॉस्फेट जाके चिपक रहा है। तो करना क्या है इसके लिए, जो आपने बीज को सबसे पहले जो पीएसबी लगाया, तो पीएसबी में क्या होता है, नेक्स्ट पीएसबी में क्या होता है, एक तरीके का ऐसा जीवाणु होता है, जो जीवाणु क्या करता है, जो जमीन में जड़ा हुआ जो सुपर फॉस्फेट है उसको जाके लगता है, और जो छिटका हुआ सुपर फॉस्फेट है उसको ऐसा छोड़ देगा उसको, और जो फॉस्फोरस है वो तुम्हारे जो जड़ है वो जड़ से झाड़ लेगा। मतलब अगर अगले साल अगर आपने बीज को पीएसबी अगर लगाया है, तो पीएसबी से क्या होगा, जो आजू बाजू का सुपर फॉस्फेट है वो जाके झाड़ को मिलना चालू हो जाएगा। अगर ये कंटिन्यू प्रोसेस आप 4-5 साल में करोगे तो क्या होगा कि जो भी फॉस्फोरस बाइंड स्वरूप में है जमीन के अंदर है वो सारा का सारा रिलीज हो जाएगा, और सारा का सारा जड़ जो है वो फॉस्फोरस ले लेगा। लेकिन इसके लिए आपने खर्चा कितना किया, इसके लिए आपने खर्चा किया, पीएसबी जो मिलता है मार्केट में वो मिलता है 40 रुपये किलो, आपने फिर 1 किलो को 25 ग्राम, 10 किलो को 250 ग्राम, मतलब 1 किलो बीज के लिए आपने कितना खर्चा किया, 1 रुपया खर्चा किया, जिसकी वजह से आपके जाड़ को जो है वो फॉस्फोरस मिल रहा है। एक तो राइजोबियम लगाना है जिसका खर्चा है 1 रुपया, पीएसबी लगाना है जिसका खर्चा है
1 रुपये। 1 रुपये मतलब 2 रुपये में 1 किलो बीज के लिए अगर 2 रुपये खर्चा करोगे तो उसके लिए हमारे झाड़ को जो लगने वाला नत्र है, जो स्पूरर है, फॉस्फोरस है, जो यूरिया है, जो लगने वाला है, वो आपको कम पैसे में कम मात्रा में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और नाम हम अक्सर हमारे ध्यान में आता है, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा क्यों लगाते हैं भाई? कौन लगाता है ट्राइकोडर्मा? कोई लगाता है? चने वने को लगाते हो आप ट्राइकोडर्मा? हाँ? क्यों लगाते हैं चने में ट्राइकोडर्मा? क्या रोल होता है? फंगीसाइड। इन्फेक्शन नहीं लगने देगा। फफूंद नहीं लगने देता। फंगीसाइड है। हाँ? फंगीसाइड है। अच्छा, तो ये जो ट्राइकोडर्मा है, ये सही बात है, जो फफूंद है, जो फंगस है, वो नहीं लगने देता है, लेकिन ये काम कैसा करता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट, जैसा बोलते हैं ना, एक कांटे से कांटा निकालते हैं, उस तरीके से ये ट्राइकोडर्मा है। ये भी फफूंद है, जब जमीन में डालोगे तो दूसरे फफूंद के साथ में, जो हमारे क्रॉप के साथ झगड़ा कर रहा है, उसके साथ में जाके भिड़ जाता है, लेकिन ये भिड़ता कैसा है ना। नेक्स्ट, ये है ट्राइकोडर्मा, ओरिजिनल में ऐसा होता है। नेक्स्ट, आगे चल। हाँ, ये देखो, इसका मोड ऑफ एक्शन इसको बोलते हैं, है ना। तो इसमें 4 तरीके से ये काम करता है। एक होता है एंटागोनिज्म, दूसरा होता है एंटीबायोसिस, तीसरा होता है कंपटीशन, चौथा होता है पैरासिटिज्म। समझ में आ गया? अब आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। एंटागोनिज्म, एंटीबायोसिस, कंपटीशन और पैरासिटिज्म, इस 4 तरीके से काम करता है ट्राइकोडर्मा। जब आप लगाओगे ना पेड़ में, इस 4 तरीके से काम करेगा। अब ये 4 तरीके से काम करेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो एंटीगोनिज्म मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं एंटीगोनिज्म। जब आपका झाड़ को जो परेशान करने वाली जो फफूंद उसके पास में आएगा, तो ट्राइकोडर्मा क्या करेगा? उसके ऊपर अटैक करेगा। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटागोनिज्म। उसको टक्कर मारेगा, उसके साथ में झगड़ा करेगा। नेक्स्ट, जब उसको लगेगा कि भाई ये झगड़ा करने से भी नहीं ठहर रहा है, तो उसके ऊपर वो एसिड ये फोड़ रहा है ना, फवारा फोड़ रहा है ना, उस तरीके से वो ट्राइकोडर्मा उसके ऊपर फवारा छोड़ता है, तो इसको बोलते हैं एंटीबायोसिस। नेक्स्ट, और ये है तीसरा कंपटीशन। जब ये ट्राइकोडर्मा आप जमीन में डालोगे, मतलब सीड को लगाओगे, तो जब ऐसा सीड ऐसा बोओगे, सीड बोने के बाद में क्या होगा? वो ट्राइकोडर्मा जल्दी आजू बाजू में बढ़ जाएगा। ये आजू बाजू में जल्दी क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये जल्दी सब कुछ खा लेता है। जैसा अभी 2 लोग हैं, अभी मोरे सर ने अगर इनको एक ही टिफिन दिया है, और ये जो बंदा है समझो ये फास्ट खाने वाला, तो इसके लिए कुछ नहीं बचेगा। वैसा जब जमीन में आप ये ट्राइकोडर्मा डालोगे तो क्या होगा? वो जल्दी आजू बाजू में बढ़ जाएगा, और उसको जो पैरासिटिक है, जो हमारे मूल को खा रहा है, उसको वो बढ़ने नहीं देता। तो ये इसका एक एक्शन है, उसको बोलते हैं कंपटीशन। और चौथा जो एक्शन है, अगर उसको समझ में आ गया कि भाई मारने से नहीं रुक रहा, मैंने एसिड डालने से भी नहीं रुक रहा, मैं ज्यादा खाने से भी नहीं रुक रहा, तो आखिरी में देखिए क्या है, आखिरी में क्या करेगा? जो पैरासिटिक है उसके ऊपर उसके पूरे उसके आजू बाजू में घेराव डाल देगा, और उसके अंदर का भी न्यूट्रिएंट खा लेगा। तो ये होता है ट्राइकोडर्मा का मोड ऑफ एक्शन। इस तरीके से ये काम कर रहा है। लेकिन ये लगाना कितना है? ये लगाना पड़ता है सिर्फ 1 किलो के लिए 10 ग्राम। ये लगाते हैं 1 किलो में 1 ग्राम, 10 ग्राम लगाते हैं, यानी मतलब 10 किलो को कितना लगाना है? 100 ग्राम। 1 किलो का कीमत कितना होता है? 1 किलो का कीमत है 100 रुपए। 1 किलो का कीमत 100 रुपए, 10 किलो को 100 ग्राम लगाना है, मतलब 10 रुपए का लगाना है। मतलब 1 किलो को कितने का लगाने का है? 1 रुपए का लगाने का। मतलब 1 किलो बीज को लगाने का खर्चा है सिर्फ 1 रुपए। मेरी जो हिंदी है, मेरा जो मराठी का मिश्रण है, इसमें अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो इतना समझ लीजिए कि जब भी हम सीड बोते हैं, तो सीड बोते समय उसको आप कार्बेंडाजियम, बायोस्टीन, मतलब जो भी केमिकल फंजीसाइड लगाएंगे, वो बुरशीनाशक लगाने के बाद में उसके ऊपर आप राइजोबियम लगाइए, पीएच लगाइए, उसके बाद में ट्राइकोडर्मा लगाइए, ताकि आपको जो झाड़ है, पौधा है, वो अच्छी तरीके से बढ़े
उसको नत्र मिले, उसको तुरंत मिले, और वो बाकी जो घटक है, जो बुरशी है, जो फफूंद है, उसके साथ में वो लड़ाई करे, ताकि हमारा पौधा जो है वो अच्छा निरोगी रहे। तो ये सारे जैविक खाद है जो हम अक्सर, हमको पता है ये लगाना है, लेकिन हमको क्यों लगाना है ये पता नहीं। इसमें से आप ये समझ लीजिए कि राइजोबियम वो लगाना है, समझो चने के लिए राइजोबियम अलग मिलेगा। कभी भी मैंने बताया आपको राइजोबियम लगा तो चने का राइजोबियम अलग मिलता है, सोयाबीन का राइजोबियम अलग मिलेगा, सब इसका राइजोबियम अलग अलग लगाना है। लेकिन ये लगाते समय और एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप ये पैकेट लेते हो राइजोबियम, पीएसबी, ट्राइकोडर्मा, तो ये 6 महीने के ऊपर का नहीं लेना, क्योंकि इसमें जो जीवाणु, जो फफूंद है, वो सिर्फ 6 महीने टिकते हैं। 6 महीने से अगर ज्यादा रहे तो उसमें कोई जीवाणु कुछ नहीं है, फालतू मट्टी का पैकेट है ना। समझो आपने अभी 1 किलो आपको कहीं से पंचायत समिति से कहीं से मिल गया, आपने विकत लाया, आपने अगर आप बीज प्रक्रिया के लिए 100 ग्राम लगा लिया है और आपके पास में 900 ग्राम बाकी है, तो आप क्या करोगे? तो उसको जो खाद होता है ना, वो खाद के ऊपर आप फेंकेंगे। जो भी आपके पास में बचा है खाद, पीएसबी है, राइजोबियम है, ट्राइकोडर्मा है, जो भी बचा है वो खाद के ऊपर फेंक दीजिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो खाद में उसकी संख्या बढ़ जाएगी। ये जो जीवाणु है ना, राइजोबियम है, पीएसबी, अजोटोबैक्टर है, ट्राइकोडर्मा है, ये सारे के सारे ऊपर खाद के ऊपर बढ़ जाएगा। जब भी आपको खाद आपको यूज करना है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि खाद जो है वो अच्छा डिकम्पोज होना चाहिए। क्या बोलते हैं? कुजलेला, मतलब मराठी में बोलते हैं कुजलेला, मतलब अच्छा मुरा हुआ चाहिए, ऐसा खाद चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो जब भी आप एक ट्रॉली कहाँ से खाद लेते हो, शेन खाद लेते हो, वो एक ट्रॉली शेन खाद के ऊपर आपको 1 किलो ट्राइकोडर्मा आपको वहाँ पे जाके फेंक देना है। अगर आपने इनके पास से आपको खरीदना है खाद खरीदना है, आपको समझना इनसे 5 ट्रॉली लेना है, तो 5 किलो ट्राइकोडर्मा जाइए उस खाद के ऊपर डाल दीजिए। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? जब उनके यहाँ से आप खाद भरोगे, वो ट्राइकोडर्मा उसमें मिल जाएगा पूरा का पूरा, वो मिक्स हो जाएगा। जब हमारे यहाँ पे डालोगे तो दूसरी पलटी होगी, हम अब जब जमीन में डालोगे फिर से जाके, तो वो तीसरी पलटी हो जाएगी। मतलब पूरे के पूरे खाद के ऊपर ये पूरा का पूरा ये मिल जाएगा और उसका हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक ट्राली खाद के लिए केवल आपको 1 किलो ट्राइकोडर्मा डालना। अभी तो आप बोलेंगे कि भाई तुमने तो अभी तक ये बताया कि ये जो ट्राइकोडर्मा है ये सिर्फ बुरशी नाशक है, मतलब फफूंद नाशक है। फफूंद नाशक के अलावा ये जो ट्राइकोडर्मा है ये ज्यादा जलद गति से बढ़ने के कारण ये क्या होता है, सब डिकम्पोज करता है जल्दी, इसलिए जल्दी से न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का जो काम है वो ट्राइकोडर्मा से जल्दी होता है। इसलिए एक ट्राली अगर आप खाद लेते हो तो उसके ऊपर आपको 1 किलो ट्राइकोडर्मा डालना है, जिसका कीमत होता है लगभग 100 रुपए और उसके ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो ये एक ट्राइकोडर्मा का और फायदा है। नेक्स्ट, इस तरीके से हम लेबोरेटरी में ट्राइकोडर्मा बढ़ाते हैं। ये ट्राइकोडर्मा का कल्चर है, वो कल्चर को हम ऐसा क्लास के अंदर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, ये ट्राइकोडर्मा एक प्लेट में रखा हुआ है। ये बुरशी है जो चने को क्या बोलते हैं उसको मर लाती है। हमने ये बुरशी यहाँ रखा है, ट्राइकोडर्मा इधर रखा है। क्या होता है 4-5 दिन के अंदर ये बुरशी जितनी बढ़ती है तो ये ट्राइकोडर्मा उतने फास्ट ऐसा बढ़ते जाता है। एक समय आता है, नेक्स्ट, एक समय आता है क्या होता है कि पूरे बुरशी को ये ऐसा पूरा घिरा डाल देता है। पहले क्या करेगा, उसके साथ में कम्पीट करता है, उसके बाद में उसके ऊपर चढ़ जाता है ऊपर, बाद में उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स छोड़ता है। देखिए यहाँ पे छोड़ा है, ये अलग अलग प्रकार का ट्राइकोडर्मा है। यहाँ पे इसने एंटीबायोटिक्स छोड़ा ताकि इसकी जो ग्रोथ है इसका ग्रोथ उसने रोक दिया है, और इसने क्या होगा ये बढ़ते जाता है। कुछ दिन के बाद में ऐसा पूरा का पूरा इसके ऊपर ये ऐसा फैल जाता है। यही काम जो हम प्लेट में कर रहे हैं वो हमारे फीड में भी होता है। नेक्स्ट, ये देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आपको ट्राइकोडर्मा यूज करना है तो आपकी जमीन में खाद अगर रहेगा, कोई भी जैविक खाद अगर आप यूज करते हो ना, तो आपके यहाँ पे अगर खाद अच्छा हो, डाला अगर होगा, तो उसमें आपका जो ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, पीएसबी जो भी आपने डाला है वो अच्छी तरीके से बढ़ेगा। ये जिसके यहाँ पे खाद कम होगा, जो अक्सर रासायनिक खाद का यूज करता होगा, उसके यहाँ पे ट्राइकोडर्मा का मतलब ये बढ़ेगा नहीं, उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितना जो खाद यूज करता है उसके यहाँ पे बढ़ेगा। नेक्स्ट, अभी एक तो होता है ये सीड ट्रीटमेंट, उसके बाद में अगर किसी को रोपाई लगाते ना
वेजिटेबल्स का बैगन वैगन लगाते हैं ना, तो बैगन में क्या उसमें कैसा सी ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट उसमें क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट 5 लीटर पानी में 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा डालते हैं। 5 लीटर पानी में 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा डाल के उसमें जड़ें जो है उसकी वेजिटेबल क्रॉप की, मतलब क्या बोलते हैं वेजिटेबल में सब्जियों के जो ये जड़ है वो उसमें डुबो के बाद में अगर लगाओगे तो आपको इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट 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 हाँ, एक और जीवाणु जो है मार्केट में मिलता है, उसका नाम होता है बीविरिया बैसियाना। ये आपने सुना होगा, धान के ऊपर जो आप किया आता है ना, जैसिड आता है ना, वो जैसिड के लिए हॉपर आता है, जो हॉपर उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं उसको, बोलते हैं बीविरिया बैसियाना। तो एक टाइप की बुर्शी होती है जो दूसरे कीड़ों के ऊपर ये अटैक करती है और वहां पे जाके उसको कंट्रोल करती है। एक और बुर्शी है जिसको बोलते हैं मेटाराइजम, ये भी मार्केट में मिलती है, बीविरिया मेटाराइजम। इसकी जो कीमत है वो है 200 रुपये किलो, 250 ये मिलता है 200 रुपये किलो। और इसका यूज जो होता है वो रहता है 100 ग्राम एक पंप के अंदर। एक पंप के अंदर अगर आप 100 ग्राम डालोगे तो और ये मारोगे तो इससे आपकी कीड़ जो है धान के ऊपर या कोई भी फसल के ऊपर, तो ये जल्दी से उसमें आपको कंट्रोल अच्छा मिल जाएगा। ये नई बात है, थोड़ा सा एंटोमोपैथोजेनिक निमैटोड इसको बोलते हैं, EPN नाम से एक कल्चर मार्केट में आजकल अवेलेबल है। जो सफेद व्हाइट ग्रब नाम से एक कीड़ होती है जो अक्सर खाद में पाई जाती है, बहुत सारे जमीन में ये रहती है, उसके वजह से वो जड़ों को काट देती है व्हाइट ग्रब। इसको कुछ बोलते हैं सफेद गिटार है, कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं व्हाइट ग्रब को, सफेद आता है, एक सफ़ेद इल्ली आती है वो जड़े खाते सफेद गिटार बोलते हैं ना। सफेद गिटार के नाम से एक कीड़ होती है जो जमीन के अंदर ये बहुत ज्यादा नुकसान करती है। जहाँ जमीन पे कोई जमीन रहती है जहाँ पे काली मिट्टी नहीं है, जहाँ पे लूज सॉइल है वहाँ, और नदी की आजू बाजू में वाली जमीन हो तो वहाँ पे ये ज़्यादा व्हाइट ग्रब ज़्यादा आती है। कभी कभी हम खाद जो है वो डिकम्पोज नहीं हुआ है, उसके अंदर से ये सफेद गिटार जो होता है वो ज़्यादा तरीके से आता है। उसके लिए आप EPN नाम का एक बायोपेस्टिसाइड मार्केट में मिलता है, वो अगर आप यूज़ करोगे तो आपको हमेशा आपके क्रॉप में, आपके जमीन के अंदर तो कितने ग्राम डालना? हाँ, तो इसका जो है तो ये आपको 2 किलो यूज करना पड़ता है, 1 किलो 1 एकड़ में, 1 एकड़ में 2 किलो। इसका जो लगभग प्राइस जो मार्केट में है ये है 700 से 800 रुपये किलो। लेकिन इससे होता क्या, मैं फायदा आपको बताता हूँ। इसको कब डालना है वो भी आपको बताता हूँ। इसको आप कब डालिए, जब बारिश का पहला पानी आएगा, क्योंकि ये जो सफेद गिटार का जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसी समय होता है, वहां से शुरू हो जाता है। वो जो बारीक जो होता है ना, तो वो झाड़ के ऊपर आपके झाड़ के ऊपर वो रिप्रोडक्शन करता है, वहां से आपकी जमीन में जाता है। जब पहला बारिश पड़ता है ना, तब आप ये EPN आप कीजिए 1 एकड़ में 2 किलो। इससे फायदा एक होगा, इसमें एक सूत्रकृमि होता है, सूत्रकृमि आपको पता है ना, सूत्रकृमि छोटी छोटी अल्लाह होती है जो हमारे फायदेशीर होती है, फायदेमंद होती है। ये क्या करती है, ये जाके इसको ये सफेद गिटार को जाके लग जाती है। एक सफेद गिटार को एक भी अल्ली लग गई तो वो लाखों से उसमें पैदा हो जाती है, उसको पूरा सफेद गिटार को मार देगी और जमीन में वो फैल जाएगी, ताकि आगे जाके दूसरी जो उसकी नस्ल है वो आगे नहीं बढ़ेगी। और 1 साल के अंदर आपको किसी तरह की कोई दवाई आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मार्केट में जो ये नाम से मिलता है, EPN नाम से मिलता है, EPN नाम से मिलता है। ये 500-600 रुपये किलो मिलता है। और अच्छी तरीके से आप सफेद गिटार, जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं व्हाइट ग्रब, ये अच्छी तरीके से कंट्रोल। सर 1 एकड़ में कितना बताया था? 2 किलो। 2 किलो। और 2 किलो कब वापरना है, जब बारिश फर्स्ट शावर आता है ना, वो समय वापरना, जून में। ये कैसा वापरना है, तो कोई भी शेन खाद में आप 100 किलो शेन खाद में 2 किलो डाल दीजिए। और ये समझो आपका खेत है तो खेत के कोने कोने में डाल दीजिए, क्योंकि इसका एंट्री जो होता है वो ऐसा बाहर से आता है। ये क्रॉप की ये है, आपके यहाँ गन्ना होता है? हाँ, तो गन्ने में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी मैंने जो भी भाषण दिया तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड
क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज है और आपका जो रिएक्शन है मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में नहीं, आएगा। I can क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मतलब जब लैंग्वेज चेंज हुआ तो वो देख जाता है चेहरे पे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात ध्यान में रखिए, मेरे इसका फायदा आपको यही होगा कि जब भी आप बीज प्रक्रिया करोगे तो बीज प्रक्रिया में सबसे पहले आप केमिकल लगाइए। केमिकल में कार्बोक्सिल मतलब बीटावैक्स पावर लगाइए, उसके बाद में उसके ऊपर राइजोबियम जीओपीएलपी ट्राइकोडर्मा लगाइए। ऐसा करने से ऐसा क्यों नहीं करना और ऐसा क्यों करना? समझो अगर हम पहले कोई बीज है और वो बीज के ऊपर हम पहले राइजोबियम लगा देंगे ऐसा, और ऊपर से हम अगर थायरम लगा देंगे तो क्या होगा, पूरा मर जाएगा। समझ में आएगा? ये बीज है, इसके ऊपर अगर समझो पहले मैं अगर ऐसा राइजोबियम लगा देता हूँ और इसके ऊपर अगर से मैं थायरम या बाविस्टिन लगा देता हूँ तो ये पूरा जो अंदर का राइजोबियम है पूरा मर जाएगा। वो इसलिए मर जाएगा क्योंकि राइजोबियम जो है वो जीवाणु है, वो जीव है, और ये थायरम या बाविस्टिन जो है ये केमिकल, वो केमिकल उसको मार देगा। लेकिन अगर समझे कि आपने थायरम बाविस्टिन इसको अंदर से लगा दिया, हम कितना लगाएंगे 3 ग्राम 1 किलो के लिए, उसके बाद में इसको 25 ग्राम हम राइजोबियम लगाएंगे, तो होगा क्या कि जिसकी परत वो जो परत है उसकी अंदर की ऊपर की जो परत है उसके ऊपर ये जो राइजोबियम लगेगा तो परत वाला मर जाएगा, लेकिन बाहर का सभी जिंदा रहेगा। और थोड़ा सा भी राइजोबियम अगर जिंदा है तो आपके जो फसल है उसमें ऑटोमेटिक यूरिया प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, उसमें सुपर फास्फेट प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, उसमें ट्राइकोडर्मा लगाएंगे तो उसमें जड़ से होने वाले रोग जो है वो भी कम हो जाएगा। तो इतना बोल के मैं यहाँ रोकता हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझा होगा। और सर ये सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में ही आती है क्या? ना, जो चीज़ें आपने जो बताई ये ट्राइकोडर्मा सारा पाउडर फॉर्म में आता है। और सर मतलब इसको पाउडर फॉर्म में ही बीजों पे लगाना है। हाँ, पाउडर फॉर्म और में जैसे सर जैसे ये बीज है और इसको अपन ने अभी सबसे पहला जो पाउडर है वो लगाया, वो लगाया। और तो उसको कुछ टाइम देना है या? कोई गरज नहीं। अच्छा, सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप ये राइजोबियम बीएसबी ट्राइकोडर्मा लगाइए, ये मैं कल रात को लगाऊंगा दूसरे दिन में बोऊंगा तो ऐसा करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपको चना लगाना है तुम बोलेंगे भाई साहब मेरा तो 100 किलो चना है, मैं कहाँ ये टाइम पे लगाऊंगा, मैं अगले रात में लगा के रख दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, चना जो फूल जाएगा, चना फूल जाएगा और वो जो सर्दा होता है वो सर्दी के अंदर से नहीं गिरेगा। ये सारा पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, बड़े और बहुत जगह पे ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, पानी के स्वरूप में, द्रावण के स्वरूप में भी अवेलेबल है, वो लिक्विड फॉर्म में भी आप लगा सकते हैं। इसको जो आप बोले 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होता है, तो मोस्टली देखते हैं This is for नहीं मिलता है मार्केट में। अगर आपके आजू बाजू में भी कृषि विज्ञान केंद्र होगा, कहीं अगर